ज़बरदस्त अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर हो गया है कुछ और गोलियां चल रही हैं। मैंने कहा कहाँ? तो बोले कोलाबा कॉजवे एरिया में। ये इंटेलिजेंस का वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर रहा है इंडिया में। तो आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आपने उस इंफॉर्मेशन के आधार पे कोलाबा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स से कहा था कि आप जाइए और वहाँ जा कर के ताज होटल की जो है वो पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी चेक लिस्ट बना करके और वो कीजिए। ताज होटल ने, ताज मैनेजमेंट ने उसको इग्नोर किया। कारगिल में भी इंफॉर्मेशंस पहले से थी। वहाँ के जो हमारे बकरवाल होते हैं उन लोगों ने बताया था कि ऊपर माउंटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अनजान लोग आ रहे हैं, हथियारों से लैस आ रहे हैं, ये वो। वही सारी कहानी यहाँ दोहराई गई। हम सबक भी नहीं लेते बीती हुई चीज़ों से। ये सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। एक महत्वपूर्ण बात सामने आई थी कि ताज होटल में संभवतः इनके लिए हथियार, गोला बारूद पहले से जमा करके रखे गए। 26/11 के पहले अमेरिका ने कभी भी हिंदुस्तान पे पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे आतंकी हमलों को हमलों ही नहीं माना। उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी नहीं माना, उसको स्टेट एक्टर्स द्वारा की हुई घटनाएं नहीं मानता था। पहली बार इसलिए माना क्योंकि उसमें ढेर सारे अमेरिकन आ गए। तो हमेशा से इस चीज़ का शक बना रहता है। इस तरह भी पॉइंट आउट होता है कि इस कांड में कहीं अमेरिका का हाथ तो नहीं है। तो कसाब तंतना करके अदालत में खड़ा हो गया, बोलता है साहब हम सब किया मानता है, लेकिन हम किसी को माँ बहन का गाली नहीं देता। कसाब को जो है वो खाने में नींद की गोलियां मिला करके वो दी जाती थी ताकि वो कोर्ट में जो है वो शांत रहे, नींद में रहे। उसने इतने सारे लोगों का मर्डर किया है इन कोल्ड ब्लड, एंड हम उसे एक चांस दे रहे हैं टू फाइट हिज केस। इंडिया ने कभी रिटेलिएट क्यों नहीं किया पाकिस्तान के लिए? नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे हमारे गेस्ट थर्ड टाइम अपीयर हो रहे हैं। इस गेस्ट का नाम है विवेक अग्रवाल सर। विवेक जी के साथ में हमने पास्ट में 2 एपिसोड्स किए और दोनों ही एपिसोड्स पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। विवेक सर इज़ अ सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट और पिछले एपिसोड्स में जहां हमने क्राइम की बात की थी, इस एपिसोड में हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 26/11 की और क्या हुआ था उस पूरे टेररिस्ट अटैक में। इस पॉडकास्ट पे हमने डिस्कस की है कई सारी ऐसी डिटेल्स जो लोगों को 26/11 के उन टेररिस्ट अटैक्स के बारे में नहीं पता है। हमने डिस्कस किया कि पुलिस ने किस तरह से अपना रोल प्ले किया। हमने डिस्कस किया कि किस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने रिस्पॉन्ड किया इस टेररिस्ट अटैक पे, और हमने ये भी डिस्कस किया कि मीडिया का क्या रोल रहा इस पूरे अटैक पे। 26/11 के उन टेररिस्ट अटैक में जिन लोगों ने भी अपनी जान खोई थी, उन्हें कुछ आंसर्स आज तक नहीं मिले हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें वो आंसर्स मिले। इस पूरे इवेंट को डिटेल में जानने के लिए आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। विवेक सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है शो पे। पिछले बार जहां हमने 2 एपिसोड्स किए जिसमें हमने बात की मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में, आज हम बात करेंगे 26/11 के अटैक्स के बारे में, क्योंकि उनके बारे में भी आपने जो खुद की एक इंडिविजुअल जांच पड़ताल होती है वो की थी, प्लस आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है इस सब्जेक्ट पे, तो इसके बारे में बात करेंगे। सर, फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आभार, आपने बुलाया, याद जी किया। सर, आपके साथ में कॉन्वर्सेशन करना हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज पता चलती है जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती। तो 26/11 का कॉन्वर्सेशन ना वहीं से शुरू करते हैं। आप कहाँ थे जब फर्स्ट न्यूज़ आई कि कोई अटैक हुआ है मुंबई में? मैं पूरे दिन सेशंस कोर्ट में था। किसी अंडरवर्ल्ड के बंदे की ही कुछ केस चल रहा था। तो चूंकि वो मामला बहुत बड़ा था, मुझे अभी फ़िलहाल बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि वो कौन सा केस था, लेकिन कोई बड़ा घटना थी। और वो ख़त्म होने के बाद में करीब 5:30-6 बजे सब कार्रवाई ख़त्म हो गई, तो हम लोग अपना वापस लौटे और मैं दफ्तर में घुसा। तो मेरे साथ में पुणे के 2 पुलिस ऑफिसर भी आए हुए थे जो कि वहाँ की सिमी सेल के ऑफिसर्स थे। और चूंकि उन्हें ये पता था कि वो बम्बई से ही गए थे, तो उनको ये मालूम था कि मेरे पास में सिमी और अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या बाकी सब चीज़ों के बारे में काफ़ी रिसर्च होता है और फोटोग्राफ या डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में मिलते हैं, क्योंकि मुझे
इस चीज़ का शौक़ जो है वो सनक की हद से भी आगे तक है। तो उनका ये इरादा था कि वो उस दिन आकर के और मेरे से कुछ चीज़ें लेकर के जाएँगे और ख़ास तौर से पुणे और उसके आसपास के एरिया की, ताकि वो अपना काम आगे सुचारू रूप से कर सकें। तो वो दोनों मुझे बीच रास्ते में एक जगह मिले, फिर मैं उनकी कार में ही बैठ कर के और हम लोग आए। जैसे ही मैंने मोबाइल अपने ऑफ़िस में घुस कर के और हमारा कॉन्फ्रेंस रूम था, मैं उन दोनों को वहीं लेके गया, बैठाया और रखा। उतने में मेरा फ़ोन बजा और मेरे एक इन्फॉर्मर ने मुझे बताया कि विवेक भाई, इधर ज़बरदस्त अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर हो गया है कुछ और गोलियां चल रही हैं। मैंने कहा कहाँ? तो बोले कोलाबा कॉजवे एरिया में। कोलाबा कॉजवे यानी आपका वो जो लियोपोल्ड कैफ़े वाला और उसके आसपास का इलाका। तो मैंने कहा यार ऐसा क्या है? तो इतने में उसने बोला दूसरा फ़ोन बज रहा है। दूसरा फ़ोन लिया, बोले भाई ये तो आगे बढ़ते जा रहे, लगता है वीटी पे गोली चल रही है। मैंने कहा यार कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। इतने में मेरा दूसरा फ़ोन बजा और उस पे दिल्ली से कॉल आया कि विवेक, ऐसा लग रहा है यार वहाँ पे कुछ पंगा हुआ है, तो आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं जस्ट अभी ऑफिस पहुँचा हूँ। तो बोले कि एक काम करो यार, आप तुरंत निकल लो साउथ बॉम्बे की तरफ, क्योंकि इतनी फायरिंग हुई है तो फिर आपको देखना पड़ेगा सारा। हालांकि मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे का निकला हुआ था और पूरे दिन अदालत में हम खड़े रहे थे, बहुत थक भी चुके थे। लेकिन ऐसी खबरें ही एक क्राइम रिपोर्टर को जो है ना 4 गुना ज़्यादा ताकत देती हैं, 100 गुना ज़्यादा मानसिक शक्ति देती हैं। तुरंत मैंने अपने उन दोनों पुलिस ऑफिसर दोस्त से कहा कि यार एक काम करो, तुम लोग अब दोनों यहाँ से निकल लो, क्योंकि कुछ बड़ा प्रॉब्लम हुआ है और बॉम्बे में इसके तुरंत साथ में ही ट्रैफिक भी जाम हो जाएगा, ये सब हो जाएगा तो तुम लोग निकल नहीं पाओगे। तो बोले क्या करें, कैसे करें? मैंने कहा अब जो करना है करो, एक काम करो, बस मुझे अपने साथ गाड़ी में लो और मुझे धारावी तक छोड़ दो। वहाँ से तुम लोग सायंस से लेफ़्ट लेकर के और पुणे निकल जाना, मैं आगे टैक्सी रिक्शा लेके नहीं, क्योंकि मैंने मेरी गाड़ी छोड़ दी थी ऑफिस की। उन्होंने कहा था कि आप आगे निकल जाओ, हम पीछे से अरेंजमेंट करके और भेजते हैं। मैं अभी उनके साथ में विले पार्ले खार वाला जो हाईवे पे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, वहाँ पहुँचा भी नहीं होगा ठीक से कि एक बड़ा बैंग सुनाई दे रहा, बड़ा धमाका सा सुनाई दिया। और जो मेरा एक एक्सपीरियंस है, मुझे ये महसूस हुआ कि ये जो धमाका है ये किसी आईडी का या किसी ऐसी चीज़ का धमाका है जो कि सामान्य रूप से किसी गैस सिलेंडर की या इनके ब्लास्ट जैसा नहीं है। ये किसी क्लोज कंटेनर में बने हुए आईडी का या किसी चीज़ का है। मैंने कहा कि बॉस कुछ गड़बड़ हुई है। तो बोले नहीं ऐसा कुछ लगता नहीं है, अपन चलते निकलते हैं। मैंने कहा हाँ चलते तो जाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ हुआ है यहाँ पे। अभी हम मुश्किल से 100-200 मीटर आगे गए होंगे कि राइट हैंड साइड पे हम बम्बई की तरफ ऐसे जा रहे हैं। मुंबई से बोरीवली जी जाने वाले ट्रैक पे हमने देखा कि एक कार जो है उसका हिस्सा जल रहा है। और वो मेरी नज़र में आया। मैंने कहा यार गाड़ी जल रही है। तो बोले गाड़ी तो जल रही है, कोई बात नहीं। थोड़ी और आगे गए तो आगे भी गाड़ी का एक दूसरा पार्ट जलता हुआ दिखा और एक लाश वहाँ पड़ी हुई दिखी। मैंने कहा बॉस ये मामला 2 टुकड़े होकर के जलने का है, ये तो नहीं है, ये इसमें ब्लास्ट हुआ है। तो बोले क्या करने का? मैंने कहा कि आप दोनों अब भागो, मैं यहीं उतरता हूँ। मैं वहाँ उतरा, मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि मैं एक बम साइट पे आया हूँ, साइट पे आप पहुँचा हूँ और यहाँ मतलब ऐसा ऐसा है। तो बोले ये वो टैक्सी वाला ब्लास्ट था? टैक्सी वाला ब्लास्ट। आपको हम पैच करते हैं और आप सीधे लाइव पे आ जाओ, फ़ोनों पे यानी। वहाँ से फ़ोनों मैंने करना शुरू किया। इतने में पीछे से करीब आधे घंटे बाद में एक ओबी वैन आ गई, मेरे 2-3 जूनियर्स आ गए और कारें आ गई 2। तो मैंने वहाँ की जो जगह है वो अपने साथियों को दी और मैं तुरंत एक गाड़ी में बैठा एक कैमरामैन के साथ और साउथ बॉम्बे की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में फ़ोन आना शुरू हो गए। मैंने अपने इन्फॉर्मर्स को डोंगरी, कोलाबा और उस तरफ के जितने भी हैं उन लोगों को फ़ोन लगाने शुरू किए और मैंने कहा कि तुम लोग निकलो फील्ड में और जा कर के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, क्या है क्या नहीं है। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि मैंने सारी ज़िंदगी जो रिश्ते कमाए वो रिश्ते मेरे लिए बहुत काम आए। आज भी ये वक्त है कि जब मैं किसी मेरे इन्फॉर्मर से कुछ कहता हूँ तो वो मेरे लिए करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी अपेक्षा के करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि विवेक
अगर आज नहीं तो कल किसी न किसी तरीके से हमारे सुख दुख में खड़ा होगा, और वो हमेशा होता आया। तो वो सब लड़के बच्चे भी बाहर निकले, उन लोगों ने भी अपने अपने तरफ से इन्फॉर्मेशन निकालनी शुरू की। किसी को पता चला कि वहाँ ब्लास्ट हुआ है तो उधर भाग के गया, उधर गोली चली उधर भाग के गया, और वहाँ से वो लोग फ़ोन करके बताने लग गए। तो मैं अपने दफ्तर में इन्फॉर्मेशन देता रहा, आगे बढ़ता गया। इंडिया टीवी के वक्त की बात है ये, मेरे जब था वहाँ। और चलते करते ये वो आगे से हम पहुँचे जहाँ पर कसाब पकड़ा गया था और उसका साथी मारा गया था, जहाँ पर ओम्बले जो हमारे यहाँ के पुलिस जवान थे वो शहीद हुए थे, मारे गए थे। तो ऐसी सब जगहों से होते हुए वहाँ पे मुझे तो वो सब मिला नहीं, क्योंकि तब तक वो चीज़ें काफ़ी बदल चुकी थी और डेड बॉडीज़ जो हैं वो शिफ्ट की जा चुकी थी। गाड़ी वाड़ी खड़ी थी, वो टैक्सी खड़ी थी और वो सब थी। वो वाली वाइट वाली कार जिसमें वो लोग भाग रहे थे वो सब खड़ी हुई थी हालांकि। तो उतर करके वहाँ से वॉक थ्रू वगैरह करके और मैं फिर उसके बाद में होटल पहुँचा, पहला आपका ट्राइडेंट ओबराय के पास में। वहाँ पे जा कर के देखा, वहाँ पे पूरा बैरिकेटिंग हुई पड़ी थी और सब पुलिस ये वो सब, और ताम झाम था और हल्ला हंगामा मचा हुआ है, सब चल रहा था। दिल्ली से मुझे फ़ोन आया कि आप ताज पहुँचिए, क्योंकि ताज जो है वो एपिसेंटर है और आप सबसे सीनियर हैं, सबसे ज़्यादा आप अनुभवी हैं, तो हम आपको वहाँ चाहते हैं। मैं फिर वहाँ से चले गया ताज, और उसके बाद 4 दिन फिर मैं ताज पे ही था लगातार। तो शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी कि एक अंडरवर्ल्ड की मतलब गोलीबारी और हमले से ले करके, और अंततः भारत का तो खैर सबसे बड़ा नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, हिंदुस्तान की तवारीख में जो सबसे बड़े 4 या 5 अगर हम लेंगे तो उनमें से एक जो है ये सबसे बड़ा था। हॉस्टेज क्राइसिस के मामले में कहूँ तो ये सबसे बड़ा हॉस्टेज क्राइसिस था, इवन न केवल देश का बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कह सकते हैं इसे। तो फिर 4 दिन तक लगातार वहाँ से कवरेज की। उसके बाद में फिर लगातार मतलब पैरेलल इन्वेस्टिगेशन भी किया। जेल में जो आर्थर रोड जेल में जहाँ पे 93 ब्लास्ट के एक्यूज्ड का पूरा ट्रायल चला था, वहीं पे कसाब का फ़हीम अंसारी और सबाउद्दीन 3 आरोपियों का ट्रायल वहाँ भी चला। तो इस तरीके से कुल मिला करके ये पूरी कहानी जो है 1-2 साल तक उसके हर हिस्से, हर पहलू, हर पक्ष का साक्षी होने का मौका मिला। राइट सर, कुछ इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसमें कहा जाता है कि CIA ने RNDW को 27 अलर्ट्स दिए थे कि मुंबई में कोई अटैक प्लान किया गया है और ये होने वाला है, बट सब कुछ इग्नोर कर दिया गया। जैसे ही ये जो टेररिस्ट थे ये जब बोट से उतरे थे तो जो फिशरमैन थी, जो लोकल कम्युनिटी थी फिशरमैन की, उन्होंने पुलिस को बताया था, वो इन्फॉर्मेशन भी इग्नोर कर दी गई थी। ये इंटेलिजेंस का वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर रहा है इंडिया में? नहीं, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। अगेन आई विल से इट वाज फेलियर ऑफ इंटेलिजेंसिया। इंटेलिजेंस हमारे पास थी, और ये CIA की इंटेलिजेंस के अलावा हमारे पास में हमारी एजेंसियों की एक बहुत पिन पॉइंट प्रॉपर वर्केबल इंफॉर्मेशन थी, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि समंदर किनारे एक होटल के ऊपर अटैक होना है, समुद्र से ही होना है। और उस चीज़ को लेकर के, चूंकि वो इतनी सीरियस थ्रेट थी, इतनी ग्रेव थ्रेट थी, कि उसके कारण जो हमारे यहाँ पर त्रैमासिक सुरक्षा बैठक होती थी, वो बैठक हमारे यहाँ जब हुई तो इस बार महाराष्ट्र के गृह मंत्री के बदले में खुद चीफ मिनिस्टर ने वो कॉन्फ्रेंस जो है उसको, उसकी सदारत की थी, उसको चीफ हेड किया था, और उसका जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है वो तो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आपने उस इंफॉर्मेशन के आधार पे कोलाबा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स से कहा था कि आप जाइए और वहाँ जा कर के ताज होटल की जो है वो पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी चेक लिस्ट बना करके और वो कीजिए। वहाँ के 4 ऑफिसर गए, उन्होंने पूरा सर्वे किया और वहाँ पे उन्होंने पूरी एक फ़ाइल बना करके अपने रिकमेंडेशंस के साथ में ताज होटल में भेजी भी। ताज होटल ने, ताज मैनेजमेंट ने उसको इग्नोर किया, जिसकी वजह से ताज में इतनी कैजुअलिटीज़ हुई और प्रॉब्लम्स हुई। नंबर 2, हमारे यहाँ पर जो प्रिपेयर्डनेस का इशू है वो सबसे बड़ा है। हम तब जागते हैं जब कोई कांड हो जाता है,
हम कांड को पहले से उसके ऊपर इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद में उसके ऊपर एक्ट नहीं करते। हम उसको होने देना चाहते हैं कि हाँ भाई ये हो जाए तब सोचेंगे। यानी आपको अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि भाई एक्स पर्सन है, इसको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसको स्किन कैंसर हो सकता है, तो उसी समय सिम्टम्स के आधार पे इलाज शुरू नहीं करेंगे या उसकी तैयारी नहीं करेंगे। उसको जब वो कैंसर हो जाएगा, वो मरने के कगार पे आ जाएगा, तब बोलेंगे कि इसको अब दबा दो। ये समस्या है। तो वो वही चीज तब भी थी। इसके पहले कारगिल के समय में भी यही हुआ था। कारगिल में भी इंफॉर्मेशंस पहले से थी। वहाँ के जो हमारे बकरवाल होते हैं, जो चरवाहे, उन लोगों ने बताया था कि ऊपर माउंटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अनजान लोग आ रहे हैं, हथियारों से लैस आ रहे हैं, ये है वो इन्फॉर्मेशन आती रही, मैक से डिसेमिनेट होती रही। तत्कालीन जो उस वक्त के हमारे रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, वो एक रूठी नार को मनाने के लिए उसके हाथ पांव दबाने में लगे पड़े हुए थे जयललिता को, ताकि सरकार चलती रहे भारतीय जनता पार्टी की, अटल बिहारी वाजपेयी के समय की। और उस चक्कर में वो सारी इन्फॉर्मेशन इग्नोर होती गई और उन लोगों का कॉलम बन गया, उन लोगों का बिल्डअप हो गया और उन्होंने मतलब वो किया। फिर उसके बाद में दुनिया भर की कहानी जो है सामने आई। इतने हमारे सैकड़ों जवान मारे गए, हजारों करोड़ हमारे मतलब जो है उनको बाहर निकालने में खर्च हो गए। वही सारी कहानी यहाँ दोहराई गई। हम सबक भी नहीं लेते बीती हुई चीज़ों से। ये सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। इससे बड़ा अभिशाप यहाँ की इंटेलिजेंसिया के लिए है ही नहीं, यहाँ की जनता के लिए नहीं है, कि हमें ऐसी लीडरशिप मिलती है जो इन चीज़ों पे काम नहीं करना चाहती या जानती नहीं। सर, इस बात में कितना सच है कि जब ये इंटेलिजेंस, जिस तरह से आपने कहा कि मुंबई पुलिस के साथ भी शेयर की गई थी, उनके कुछ ऑफिसर्स गए भी थे ताज में, पूरी उन्होंने जांच पड़ताल की थी। दिस इज समथिंग जो मुझे एक इनसाइडर इन्फो मिला है। मुझे नहीं पता कि ये मतलब कितना सच है कितना झूठ है इसमें, तो आई यूज़ द वर्ड एलिजिडली। एलिजिडली ये कहा जाता है कि मुंबई पुलिस ने यहाँ तक प्लानिंग कर रखी थी कि ताज होटल के एक कमरे में स्नाइपर्स उन्होंने रखे थे, बट अटैक से 10-15 दिन पहले जो टॉप ऑफिशियल्स थे मुंबई के, उनमें कुछ चेंजेस हुए एंड जो नए ऑफिशियल आए, आई वोंट टेक हिज नेम क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस भी, तो मैं फंस जाऊँगा, बट देन जब वो आए तो उन्होंने इस पूरे स्नाइपर वाली चीज़ को हटा दिया। इनफैक्ट जो सर्वेलेंस हो रहा था सी रूट पे भी, वो भी बंद करवा दिया। इज दिस ट्रू? देखिए, ये बात मेरे नज़र में अभी तक कभी नहीं आई है। इतनी पूरी इन्वेस्टिगेशन, इतना पूरा केस का जो वो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो पढ़ने, देखने और इन सब चीज़ों के बाद में हो सकता है कि इसे डेलिबरेटली इन पुलिस ऑफिशियल्स ने दबाया हो। मेरे नज़र में नहीं आई, मेरे सामने नहीं गुजरी। ये पहली बात तो ये कि किसी भी होटल के कमरे के अंदर स्नाइपर क्यों रखे जाएंगे? स्नाइपर कभी भी कमरे में नहीं रखे जाते। स्नाइपर हमेशा खुले इलाकों में रखे जाते हैं, जहां वो बहुत दूर से बिना पहचान में आए, बिना मतलब उनकी आईसाइट में आए हुए ही एक्शन कर सकें, गोली मार सकें। तो स्नाइपर का तो वहाँ रोल ही नहीं बनता। रह गई बात की एक क्लोज कॉम्बैट टीम रखने की, मुंबई पुलिस उस वक्त थी ही नहीं इस लायक। अच्छा। मुंबई पुलिस में तो क्लोज कॉम्बैट या जो सिटी कॉम्बैट करने की जो ताकत है या क्षमता है, वो तो 2008 के बाद में 26/11 के हमले के बाद में डेवलप हुई है। पर जो ATS हम कहते हैं, वो बनी तो SWAT जो टीम्स होती है US में, जो लॉस एंजलिस में भी बहुत फेमस है, उसके बेसिस पे बनी थी ना? यार वो सबसे बड़ा मजाक है इस देश के लिए, ATS। क्यों? उसमें कोई भी ऐसा कॉम्बैट वो नहीं है टीम। अगर उसमें ऐसी कॉम्बैट टीम होती तो हमें मार्कोस की, NSG की, SPG की, इन सब की क्यों जरूरत पड़ती यहाँ? और ऊपर से कहने के लिए वो बात, दूसरी उसमें परेशानी ये कि ATS का चीफ एक बुलेट शॉट में मारा जाता है, वो भी एक खराब बुलेट प्रूफ के कारण। इससे बढ़कर के कोई मजाक है? इससे बढ़कर के कोई मूर्खतापूर्ण चीज हो सकती है? आपने ATS बनाई। ATS क्या कर रही थी? एंटी टेरर स्क्वाड के कायदे से 2 पार्ट होने चाहिए थे। एक जो कि कॉम्बैट करती या मतलब इन फील्ड जो है ऑपरेशंस देखती, और दूसरी इन्वेस्टिगेशन करती, इंटेलिजेंस लाती। वहां तो सिर्फ एक ही थी, इंटेलिजेंस एंड एक्शन वाली। अटैक वाली तो थी नहीं।
ये तो सारी की सारी फोर्स वन बाद में बनी, एनएसजी का बाद में बॉम्बे सेंट्रल बना, ये सब बाद में हुआ है। तो मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया होगा, 4 आदमी रख दिए होंगे वहाँ कमरों में, वो लोग जा करके पड़े रहते होंगे, इनकी बियर पीते रहते होंगे, दारू पीते रहते होंगे, इनका खाना खाते रहते होंगे। ताज वालों ने भी सोचा होगा कि चलो मरने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, जहाँ 100 गेस्ट हम फ्री में वैसे भी खिलाते हैं इधर उधर के, ये 4-6 लोग और खा लेंगे। लेकिन उनकी यूटिलिटी क्या थी? और अगर AK-56 लिए हुए 4 इतने खतरनाक ट्रेंड जो है, आर्मी ट्रेंड टेररिस्ट घुसेंगे, उनके सामने इनकी 7.62 बोल्ट एक्शन जो है या SLR और 9mm पिस्टल या 48 कैलिबर पिस्टल्स क्या काम आनी थी? जो आदमी 1 सेकंड के अंदर पूरी 28 गोलियों की 30 गोलियां भरी हुई खाली कर देता है मैगजीन, उसके सामने वो टुचुक टुचुक कितनी देर चलनी हो? सवाल वो है। और वो भी अनट्रेंड लोग। इनमें से पुलिस के अधिकांश ऐसे ऑफिसर्स हैं या कांस्टेबल्स हैं जो कि एक बार जिन लोगों ने कई बरसों पहले रियल बुलेट्स के साथ में अगर फायरिंग प्रैक्टिस की है तो बरसों तक उनको सेकंड टाइम प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला है। ऐसे लोग हमारे लिए क्या लड़ेंगे? कितने पुलिस ऑफिसर्स को और कांस्टेबल्स को मैं जानता हूं जो वहां से छोड़ छोड़ करके भाग गए मौके से जब वो आतंकवादियों ने हमले किए थे। जीआरपी के एक इंस्पेक्टर थे, वो ड्यूटी छोड़ करके और ख़त्म की थी उन्होंने और अपनी पिस्टल वगैरह कोट में जमा करके हथियार खाने में, और वो जाने वाले थे तो वो अपने दोस्तों से ऐसी बात करते बैठे रह गए। उतनी देर में अटैक हुआ तो उन्होंने बाहर जा कर के देखा तो ये गोलियां चल रही थी, तो वो वापस अपने थाने के अंदर गए और कोच से वो पिस्टल ले करके वापस आए। तो अब वहाँ पे 2 पुलिस कांस्टेबल्स को वो ड्यूटी पे लगा करके गए कि तुम यहाँ से कवर राउंड्स फायर करते रहना, एक एक 2-2, ताकि वो लोग इधर नहीं आ जाएं। ये दोनों भाग गए कांस्टेबल, और वो जो दोनों टेररिस्ट हैं वो उस जगह पे आ गए जहाँ पे ये कांस्टेबल थे। अब वो जो ऑफिसर था शिंदे, वो तो ये सोच करके यहाँ पे आया कि मेरे कांस्टेबल वहाँ पे मोर्चे पे हैं, वो मोर्चे पे आया और इन दोनों का शिकार बन गया बेचारा। अब मैं उसकी बहादुरी को सलाम करूं या इन दोनों मूर्ख और डरपोक पुलिस ऑफिसर्स को, कांस्टेबल्स की कायरता को दुत्कारूं या वो करूं? बहुत बुरी हालत थी। पुलिस के साथ में ऐसा कुछ हुआ होगा ये मेरे ख्याल से तो कहानी है, क्योंकि आपके पास में थी नहीं कॉम्बैट करने की ताकत, कहाँ से वो लगाएंगे वहां? मुझे तो वो फारफेच्ड स्टोरी लगती है। तो मतलब हम रेडी ही नहीं थे एज अ कंट्री, एज अ सिटी, ऐसी कोई चीज़ से डील करने के लिए हम रेडी ही नहीं थे उस वक्त। मैं तो कहूँगा आज तक नहीं है। अब भी नहीं है। बताइए, हमने अटैक के बाद में 3 साल के अंदर इतनी एम्फीबियन बोट्स खरीदी, इतनी स्पीड बोट खरीदी, इतना और इक्विपमेंट खरीदा, हमने सिमुलेटर खरीदे, उनमें से कितने चालू हैं ज़रा गिनती करवाइए। 32 एम्फीबियन बोट्स में से मुश्किल से 2 या 3 चालू हैं, बाकी सब थानों के पीछे प्लास्टिक की शीट से कवर की हुई कचरे की तरह से पड़ी हुई हैं। स्पीड बोट जो एक आई थी, उस स्पीड बोट के कांच जो है वो बुलेट प्रूफ कांच बताए गए थे, उस पर एक पत्थर पड़ा था, फूट गया था वो कांच, या किसी कारण से चटक गया था। तो ऐसी तो इक्विपमेंट्स आए थे। और वो जो आपके सिमुलेटर हैं उन पे तो मतलब बच्चों ने गेम तक नहीं खेले, वो पड़े पड़े सड़ गए। तो वो तो लाए इसलिए थे ना कि आपको सिमुलेटर के ऊपर टारगेट प्रैक्टिस करवाएं कि जब एक रनिंग टारगेट होता है, कोई टेररिस्ट है, वो किसी जगह पे आड़ लेता है तो आप कैसे उसको शूट करेंगे। करेक्ट। सिमुलेटर का बेनिफिट वही होता है, आप परफेक्ट बनते हैं उससे शूटिंग से। यूज ही नहीं हुआ, हमने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ही उसके लिए डिजाइन नहीं किया, खरीदी हमने चीज। उनके टायर चले गए तो उनके नए टायर लाने के लिए पैसे नहीं सैंक्शन हुए। ये तो हमारे सिस्टम का दुर्भाग्य है, ऐसी विडंबना है हमारे देश की। कैसे प्रिपेयर्डनेस तब थी और आज थी, आज भी हालत यही है। आपके 30-32
सागरी थाना बना दिए, कोस्टल पुलिस स्टेशन। आप जा कर के ज़रा पता कीजिए वहाँ पे कितने पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं और कितना वो लोग बोट में जा कर के और गश्त लगाते हैं। अरे जब आपके पास में बोट्स ही नहीं है तो आप क्या करोगे? टेररिस्ट आते हैं हाई स्पीड बोट में, आप जाते हैं किस में? 5, 6, 8, 10 नॉटिकल माइल की स्पीड में चलने वाली मच्छी मार की नौका में। क्या खाक करेंगे आप उसमें? कैसे पहुंचेंगे उन तक? वो तो आएगा आपके सामने ऐसे मक्खी की तरह से झप से निकल जाएगा, आप इधर उधर देखते ही रह जाओगे। आपकी पास में उस तरह की वेपनरी नहीं है। आधे से ज़्यादा तो उसमें जो कांस्टेबल भेजे जाते हैं उनको तैरना नहीं आता, तो वो डर के मारे जो है वो समंदर में जो है गश्त के लिए नहीं जाना चाहते। उनके पास में लाइफ सेविंग जैकेट्स नहीं होती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं भाई, एक नहीं है। क्या बताएं इसमें आपको? ओके। उस वक्त पे सिर्फ 10 ही टेररिस्ट आए थे? हाँ, मतलब जो गिनती है नफरी है वो मेरे इंडिपेंडेंट सोर्सेस के हिसाब से भी 10 ही थे, और यहाँ पे हमने मारे 9 और एक को फांसी की सजा दी तो वो भी 10 ही थे। और जो डिंगी थी उस डिंगी पे भी आमतौर पे 10 से ज़्यादा लोगों का बैठ पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जो फ्लैटेबल बोट्स होती हैं उसके ऊपर उससे ज़्यादा वो वेट भी नहीं ले पाती है और जगह भी नहीं होती है उस पर इतनी। तो वो तो 10 ही थे उतनी संख्या के बारे में, क्योंकि कच्छ के भी मेरे जिन लोगों से संपर्कों से और मेरे सोर्सेस से बात हुई थी तो उन लोगों ने भी 10 की ही संख्या के बारे में वो किया था। इस मामले में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो शायद आपके क्वेश्चन में हो ना हो, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मेरी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हुई थी उसमें 2 बातें थीं। एक तो ये कि जो बोट हमारी भारतीय थी, जो मछली मार नौका कुबेर, वो मछली मारने नहीं गई थी, वो इन आतंकवादियों को लेने ही गई थी। अच्छा, मतलब इंडियन हेल्प मिली थी उन्हें? यहीं से इंडियन हेल्प की शुरुआत हो गई थी। और क्यों हो गई थी उसके पीछे मेरे पास में एकदम परफेक्ट लॉजिक है, एक तथ्यात्मक चीज़ है उसमें। क्योंकि जब हमारे फिशरमैन्स जो हैं जब समंदर में जाते हैं तो वो कम से कम 10 दिन 15 दिन 20 दिन की एक पूरी लंबी उसके लिए निकलते हैं, और जब वो लौट करके आते हैं तो उनका जो बोट होती है उसका पूरा पेंदा जो है वो मछलियों से भरा हुआ होता है। तो उनको ऑब्वियसली बहुत सारा फ्यूल लगता है, डीजल बहुत लगता है उन्हें। आमतौर पे इनके पास में 10 ड्रम 200 लीटर के 10 ड्रम 15 ड्रम 20 ड्रम जो है डीजल होता है। कुबेर जब समंदर से लावारिस निकाल करके और वापस कैप्चर करके और कोस्ट गार्ड ले करके आई थी तो उस पर कुल मिला करके 4 या 6 ड्रम डीजल मिला था, जिसमें से 4 ड्रम जो है वो पाकिस्तानी नेवी का हाई स्पीड हाई ऑक्टेन डीजल था, और उनका शायद 2 या 4 ड्रम जो था वो प्राइवेट ड्रम्स जो होते हैं इंडिया वाले वो थे। 2 ही ड्रम थे वो। 2 ड्रम होने का मतलब ये है कि आपने अपने इंजन में जितना भरना था वो भर लिया था। 2 ड्रम इतना होता है कि उससे आप कराची बॉर्डर तक जा करके और वापस आ सकते हैं। ओके। आप समंदर में घूमते नहीं रह सकते 10 दिन 20 दिन। आप ये गए 1 दिन 2 दिन आपको वहाँ जितना रहना है और ये वापस आए, इतना ही था उसमें। इसका मतलब क्या हुआ क्लाइंट कि आप मच्छी मारने नहीं गए थे, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर बर्फ़ नहीं थी। ओके। जब भी कभी कोई इस तरह की बोट जाती है तो उनके पैंदे में आइस होती है, क्रश्ड आइस, ताकि जब मच्छी मार के लाएं तो वो नीचे एक लेयर आइस की जमाते हैं, फिर मछली की एक लेयर जमाते हैं, फिर वो करते हैं, फिर ऊपर से, तो ऐसे लेयर्स में होती है वो, तो जिसकी वजह से उनकी मछलियां जो हैं वो Fresh ताज़ी रहती बनी है हुई वो। यहाँ तक आ पाती हैं। उसमें आइस का एक टुकड़ा नहीं था। अब ये तो नहीं हो सकता कि भाई आइस तो पर सब मेल्ट भी हो सकता है। कितनी जल्दी, जिनकी आइस 20 दिन मेल्ट नहीं होती उनकी आइस 48 घंटे में मेल्ट हो जाएगी। हम्म। और अगर ऐसा था तो जाते वक्त भी तो फिशिंग करते हैं, जाते वक्त क्यों नहीं की उन्होंने फिशिंग? उनकी उसमें क्यों नहीं एक भी फिश मिली?
अच्छा, फिश भी नहीं मिली? अरे फिश छोड़िए, उसमें साला एक तिलचट्टा नहीं मिला, एक कॉकरोच नहीं था उसमें। क्यों था ये सब? उसका सीधा सा कारण ये है कि जो नाखवा था या जो उसका कैप्टन था वो पहले भी 2 बार पाकिस्तान द्वारा कैप्चर किया हुआ था। ओके। और पहली बार वो लंबे समय तक जेल में रह करके छूट के आया था, दूसरी बार जब पकड़ा गया तो बहुत शॉर्ट टाइम में वापस आ गया था। तो हमारी जो प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंटेलिजेंस या पुलिस जो है ना, वो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग या क्राइम प्रोफाइलिंग नहीं करती है और इस तरह के लोगों पे निगरानी नहीं रखती। ये उसका फेलियर था। पर ये जो आपने बात कही कि पाकिस्तान ने उसे पकड़ा था, कहाँ पकड़ा था? पकड़ा कहाँ था? बुलाया था। मैं तो सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं कि बुलाया था, क्योंकि पकड़ा तो आपने इंटरनेशनल वाटर्स में है। चलो, आप क्या करने गए थे वहां तक? मान लिया मैंने कि आप लाल परी लेने गए थे। लाल परी नाम की एक मछली होती है जो बड़ी स्वादिष्ट मानी जाती है, बहुत महंगी बिकती है और वो कराची कोस्ट से थोड़ा पहले ही मिलती है। पर सर, एक फिशरमैन अपनी मतलब फिशिंग की जो बोट होती है उसमें यहाँ से कराची तक कैसे जा सकता है? क्यों नहीं जा सकते हैं? खुला रास्ता है, जो मर्जी आ जाए, सभी जाते हैं। और जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वो उस जगह का स्पेसिफिक नाम है, वहाँ पर ये लाल परी मछली पाई जाती है। हमारे भी कोस्ट के पास में पहले पाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा मतलब उसकी ये हो गई, पकड़ हो गई कि उसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत रेयरली मिलती है। फिर अब वो उधर ज़्यादा मिलती है, तो हमारे लोग उधर तक जाते हैं, रिस्क लेते हैं वहाँ से लाल परी लाने के लिए। तो ये वो मारने गए थे वहाँ पे पहली बार। तो तीसरी बार में जब ये वहाँ गया है, तो अगर वो वहाँ मारने गया है तो वहाँ कम से कम 2, 5, 10 दिन तो रहेगा, अपनी बोट तो भर के लाएगा कि नहीं भाई लाल परी मिल गई 30 किलो, चलो वापस चलते हैं, या 100 किलो मिल गई वापस चलते। नहीं, वो जब तक अपना 2-5 टन माल नहीं भर लेगा नहीं लौटेगा। राइट। उसका खर्चा ही नहीं निकलेगा, उसके साथ में जितने भी मछुआरे गए हैं उनका खर्चा नहीं निकलेगा। और दूसरी चीज ये कि उसके साथ में कुल कितने लोग थे? कुल 4 लोग एक्स्ट्रा। क्यों भाई? 4 ही क्यों थे? ज़्यादा हो सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए उनको झूठ बोल करके वहाँ तक बुलाया था कि कुछ स्मगलिंग का सामान ले जाना है या कोई इसको लेके जाना है, और बाद में उनको वहाँ पर ले जाने के बाद में, पहुँचाने के बाद में, उसमें से 4 लोगों को आईएसआई ने अपने कब्जे में ले लिया, और जो हमारा ओरिजिनल नाखवा था उसको, और उसके साथ में 10 लोगों को उन्होंने इधर पोस्ट किया। तो नाखवा जो है अमर, जब वो इन लोगों को ले करके निकला है तो मुंबई कोस्ट के करीब आने के बाद में उसको मारा है इन्होंने, ताकि सबूत नहीं बने। और उनको जो टेररिस्ट थे उन्हें एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस था कि जब आप इसको छोड़ करके जाओगे डिंगी में, तो इसका जो सेफ्टी वॉल है उसको खींच करके खोल देना है ताकि इसमें पानी भर जाए और ये सिंक हो जाए। ये करना वो हड़बड़ी में भूल गए, जिसकी वजह से वो बोट हमें मिल गई, और उससे हमें पाकिस्तान के इसमें शामिल होने के 50 सबूत भी मिले, जिसके कारण मैं ये बात आपको दावे के साथ कह पा रहा हूँ। सबूत क्या मिले उससे पाकिस्तान? उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी जो पाकिस्तान के मतलब ब्रांड्स की या उनकी थी। ओके। खाने पीने की चीज़ों के पैकेट्स और भी तमाम चीज़ें, फोम वोम, ये वो सब चीज़ें जो हमारे यहाँ इंडिया में नहीं होता, पाकिस्तान में ही होता है, या पाकिस्तान के ब्रांड नेम्स थे या उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें मिली थी, टूथपेस्ट है, फलाना है, ये सब चीज़ें। ओके। और कौन कौन मतलब क्या इंस्टेंसेस है जहाँ पे हमें पता चलता है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट था इस अटैक में? 2 चीज़ें और हैं मेरे ख्याल से इसमें। एक तो ये कि इन लोगों ने जहाँ से वो जहाज़ छोड़ा था, फिशरमैन बोट छोड़ी थी, वहाँ से इनको वो रूट के ऊपर कोई ना कोई ले करके आया है। और मज़ेदार बात ये है कि ये लोग आए हैं जिस रूट से, उस रूट में आपके राजभवन जो हमारा है, उस राजभवन के पीछे वाला समुद्री हिस्सा भी पड़ता है, जहाँ पे 24/7 हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो निगरानी रखती हैं समंदर की तरफ कि उधर से कोई अटैक करने ना आ जाए। उनकी निगरानी के बीच में से ये निकला है। ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल भी है क्योंकि वो इंडियन फ्लैग था उस पर, तो उनको ये समझ में ही नहीं आया होगा। उनको लगा होगा कि चलो कोई मछुआरा है जा रहा है, तो इसलिए वो वहाँ से निकल गया। लेकिन मेरे हिसाब से उनको वो रूट कोई दिखा रहा था
आगे आगे। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिस जगह वो लोग पहुंचे, ठीक है, बधवार पार्क, उस बधवार पार्क पे से समंदर की दिशा में अगर आप जाएंगे तो करीब करीब समझिए कि 1,000 मीटर तक, ठीक है, मतलब 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में वहाँ पर बहुत सारे बोट्स और शिप्स डूबे हुए हैं और उनके शार्पनेल्स जो हैं वो सब ऊपर आए हुए हैं। रबर की डिंगी जो है उसको वो काट देंगे। तो उनको किसी ने उसके बीच में से निकल करके और तट तक पहुंचने का रास्ता जरूर दिखाया होगा। और वहां पहुंचने के लिए जो एकमात्र कहना चाहिए शाम के वक्त से लेके अगली सुबह तक एकमात्र जो सबसे बड़ा पॉइंटर होता है वो वहाँ पे समंदर की तरफ बना हुआ एक मंदिर है जिसमें 24 घंटे एक दिया जलता है। वो दिया उनका मार्कर होता है जिसके थ्रू सारे जो मछुआरे भी होते हैं वो रात में वहाँ पहुँचते हैं। और ये बात इनको भी किसी ने बताई होगी। वो जो लेडी वाली बात है कि वो उसने मतलब पुलिस वालों को बताया था कि ये आए हैं, वो आए हैं, ऐसा था वैसा था, वो सब बकवास है। वो लेडी बिल्कुल झूठ बोल रही थी और वो बाद में गायब भी हो गई। पुलिस को उसने बहुत तंग भी किया था। मैं भी खुद उससे मिलने के लिए गया था, उसने बाद में बात करने से भी मना कर दिया था। झूठ क्यों बोला? पता नहीं, वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए बोला या क्या रीज़न से बोला कि पैसे मिल जाएंगे, उस लालच में बोली होगी। वो रीज़न आज तक समझ नहीं आया, लेकिन उसकी गवाही जो है वो गवाही नहीं थी, वो एकदम हम्बक है। ओके। और ये यहाँ पे जब सिटी के अंदर भी आ गए, अंदर आने के बाद में भी इन्हें हेल्प मिली है? अंदर आने के बाद में इन्हें रूट वगैरह ये सब वो सब करने के लिए ट्रैक तो नहीं हेल्प मिली, क्योंकि उनके पास में वो सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान था। थी उनके पास में, और सैटेलाइट फ़ोन वगैरह भी सब थे, तो उनको वो सब चीज़ों का तो इशू नहीं था। इनको जो हेल्प मिलने की बात जहाँ तक सामने आती है वो 2 जगह की आती है। एक ओबराय ट्राइडेंट के बारे में कहा जाता है कि वहाँ के नक्शे बना करके किसी ने इनको दिए थे ओके। और इनको ट्रेनिंग दी गई थी कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, किस फ्लोर पे जाओगे तो सबसे ज़्यादा तुमको होल्ड करने का मौका मिलेगा, ये वो सब चीज़ें। और दूसरा उसके अंदर ये एक महत्वपूर्ण बात सामने आई थी कि ताज होटल में संभवतः इनके लिए हथियार गोला बारूद पहले से जमा करके रखे गए थे, पहले से? क्योंकि जितने दिन इन्होंने कॉम्बैट की है, लड़ाई लड़ी है, जितने दिन ये अटैक करते रहे हैं और जिस तरीके से जितना हथियार गोला बारूद इन्होंने 4 लड़कों ने इस्तेमाल किया है, इतना कैरी वो लोग शायद नहीं कर सकते थे 4 लोग मिलके भी। क्योंकि बाद में एक लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में हमें ये पता चला था कि हर व्यक्ति को कितने कितने ग्रेनेड्स और कितनी गोलियां, कितने मैगजीन, कितनी गन्स दी गई थी। तो उससे हमें ऐसा फील एक मिलता है कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी में उन लोगों ने चलाया है। उन्होंने काफ़ी ग्रेनेड चलाए, उन्होंने काफ़ी गोलीबारी की। इतनी गोलियां उनके पास में आई कहाँ से? तो ये एक चीज़ कही जाती है, हमेशा इस पे संदेह बना हुआ है कि शायद किसी होटल के कमरे में इन लोगों के लिए पहले से वेपनरी और एमुनेशन जो है वो जमा करके रखा हुआ था, जो कि उन्होंने बाद में वहाँ से हासिल किया और उसका इस्तेमाल किया। ओके। ये दो इंसिडेंसेस जो हैं ये इंडिकेट करते हैं कि उन्होंने इस्तेमाल किया, उनको मतलब वो जो है ऑन लैंड भी जो है सपोर्ट मिला होगा लोकल्स का, लेकिन उस बारे में कोई भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं की है किसी एजेंसी ने। ओके। जो अटैक्स के बाद में एक पहला स्टेटमेंट आया था फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडर्स, वो यही कहा गया था कि आरएसएस ने करवाया है। और वो टेररिस्ट भी काफ़ी क्लेवरली प्लान करके आए थे। उन्होंने हाथ पे वो मोली का जो धागा कहते हैं हम, वो बांध के आए थे। वो सब बिल्कुल सही है। न केवल वो था बल्कि उनके पास में स्टूडेंट होने के आई कार्ड भी थे, भारतीय नाम भी उन लोगों के वो थे, और हाथ में जो है वो कलेवा या मोली बंधी हुई थी। और ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग किसने दी थी? आईएसआई ने। आरएसएस को अगर अटैक करवाना है तो वो ऐसी बेवकूफ़ियाँ क्यों करेंगे, और पाकिस्तान से ला करके क्यों करेंगे, और पाकिस्तान तक वो पहुँचेंगे कैसे? वो बकवास बातें हैं। वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने अपनी किताब में इस चीज़ को बहुत हवा दी और उनकी किताब लाखों की संख्या में बेची भी गई, उनको तमाम जगहों के ऊपर बुला करके, और वो एक कम्युनिटी विशेष जो है उनका स्वागत करते रहती है, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं था।
ये एक बहुत ही हवा में खड़ा किया हुआ महल है जिसकी नींव नहीं है, जिसमें मतलब जीवन नहीं है। वो एक मूर्खतापूर्ण थॉट है। पर आपको लगता है अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो शायद ब्लेम पूरा ये हो जाता कि आरएसएस एंड हिंदूज ने ये टेररिस्ट अटैक करवाया है? कैसे? क्योंकि आपके पास में कोई सबूत ऐसे एज सच तो नहीं थे ना? बहुत सारे सबूत मिले ना। उनके पास में जितनी गन्स थी, जितना उनके पास में और एमुनिशन था, जितना उनके बैगेज से जितनी सामान मिले, वो तो सारे पाकिस्तान की थे। और दूसरी बात ये कि कोई ऐसा इंडिकेशन, कोई ऐसा सबूत भी तो मिलना चाहिए जो ये इंडिकेट करे कि हाँ भाई, हिंदुस्तान के किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम करवाया है। वहाँ तो कोई इंडिकेशन था ही नहीं इस तरह का। मैं आरएसएस को क्लीन चिट देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं एक वो सच्चाई बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता है। जो काम आईएसआई का करवाया हुआ है वो उनका ही है। आपको उन्हें ही आरोपी मानना पड़ेगा। राइट। 26/11 वाज द लास्ट प्लान्ड अटैक ऑन इंडिया जो आईएसआई ने कराया था। उसके बाद में भी तो काफ़ी सारे हुए हैं अटैक्स, और अलग अलग जगहों के ऊपर जो है। मुंबई पे नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा कई कश्मीर जगहों में पे जो हुए हैं। कश्मीर में तो रेगुलर होते रहते हैं। पाकिस्तान जो है वो तो करवाता ही है। उसके अलावा छोटे मोटे जो ब्लास्ट हैं, ये सब वो सब हैं, वो एक्टिविटी तो तब भी चलती रही है। हाँ, होस्टेज क्राइसिस जो है वो लास्ट था। लास्ट क्या, फर्स्ट ही था वो तो। फर्स्ट एंड लास्ट था। आपको लगता है एसआई ने और प्लान किया होगा ऐसा कुछ? उन्होंने सोचा जरूर था, लेकिन मतलब जिस तरीके की फिर प्रिपेयर्डनेस हमारे यहाँ दिखाई देने लगी थी उसके बाद में, और जिस तरह से हिंदुस्तान में उस समय हमारी सरकार ने उनको कॉर्नर कर दिया था और पूरी विश्व बिरादरी के सामने उनको नंगा करके खड़ा कर दिया था, उससे वो लोग बहुत पजल्ड हो गए थे। उसके बाद में वहाँ के हुक्मरानों ने भी कहा कि भाई अभी रुक जाओ, और FTFA जो है, फाइनेंशियल टेररिज्म टास्क फोर्स जो है, तो उसमें इसको ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डलवाने में हम लोगों ने कूटनीतिक जीत हासिल कर ली थी। तो उसके कारण भी पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरी तरीके से हतबल हो गया था। दूसरा एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर हुआ था, 26/11 के पहले अमेरिका ने कभी भी हिंदुस्तान पे पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे आतंकी हमलों को हमलों ही नहीं माना। उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी नहीं माना, उसको स्टेट एक्टर्स द्वारा की हुई ये घटनाएं नहीं मानता था। पहली बार इसलिए माना क्योंकि उसमें ढेर सारे अमेरिकी नागरिक मारे गए। तब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि यार हमारे भी लोग हिंदुस्तान में मारे जाएंगे। तब उसने जो है वो एक्शन करना शुरू किया। तब उसने जो है वो पाकिस्तान की नकेल कसी, उनको आर्म ट्विस्टिंग की, और ये कहा कि तुम ये सब मूर्खताएं बंद करो। उसके बाद में हुआ है, जाके पैरों फटी बिवाई वाही जाने पीर पर आई। जब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहा जाता है ना, तब अमेरिका के पाँव की जो है ना बिवाइयाँ फटी थी, उनकी एड़ियाँ फटी थी, उसमें दर्द शुरू हुआ था, और वो जो टीस है ना वो उनके उभरी थी। तब जाकर के उन्होंने हिंदुस्तान का साथ दिया। तब उन्होंने तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया, तब उन्होंने हेडली को अरेस्ट किया, वरना वो नहीं करते। तो ये जो कसाब को भी जो फांसी देने की बात होती है, आपने पहले 2 नाम लिए थे, फ़हीम अंसारी और सबाउद्दीन। तो इन दोनों का क्या रोल था और इन्हें क्यों नहीं फांसी दी गई अगर ये भी अक्यूज थे उसमें? तो कायदे से वो दोनों को आरोपी बनना ही नहीं था, बनाया जाना ही नहीं था। क्यों? कारण ये है कि इन दोनों की हुई इन्वेस्टिगेशन या रेकी के आधार पे ये अटैक नहीं हुआ था। इस तरह का अटैक करने का प्लान जरूर हुआ था, लश्कर ए तैयबा ने तैयार किया था। फ़हीम अंसारी जो कि गोरेगांव वेस्ट का रहने वाला व्यक्ति है, जवान लड़का था, उसके दिमाग की जहर खुरानी हुई थी, और उसे ये कहा गया था कि तुम फ़लानी जगह से फ़लानी जगह कितना डिस्टेंस पैदल चलने पे जा सकते हैं, वो डिस्टेंस जो है किलोमीटर के साथ साथ मिनट में लिखो। ओके। और वहाँ का नक्शा बनाओ, और वो नक्शे और वो सारी चीज़ें ला करके और हमें देना है। उसने वो सारे नक्शे बनाए, जिसमें वीटी से लेकर के नरीमन हाउस तक जाने, और आपके जो राजभवन जाने, मंत्रालय, फलाना, ये वो सारे मार्क्ड एरियाज़ हैं वो सारे नक्शों में। और ये सब करने के बाद में वो नेपाल गया। नेपाल जा कर के उसने, जो नेपाल का प्रभारी था लश्कर का,
सबाउद्दीन उसको दिया और सबाउद्दीन ने वो जो नक्शे थे वो आगे पहुंचाए। उन नक्शों के आधार पे एक्टिविटी करने की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन वो उसके आधार पे नहीं हुआ, करीब 2-5 साल तक नहीं हुआ। फिर उन्हें लगा कि ये नक्शे नाकाफ़ी हैं और अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, गूगल मैप अवेलेबल है, सब कुछ चीज़ें हैं, तो हम उसके आधार पे आसानी से चीज़ें कर सकते हैं, उस पर डिस्टेंस वगैरह हर तरह से दिखाई देता है, तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने उन सब चीज़ों को साइडलाइन कर दिया था और हेडली को भेजा गया था कि तुम जहाँ जहाँ पर है वहाँ के वीडियोस और बाकी सब चीज़ें करके ला के दो। तो हेडली बेसिकली और ताहूर राणा ने मिलकर के मुंबई में बॉम्बे सेंट्रल में ताड़दे वेसी मार्केट के पास में एक जगह किराए पे ली और इमिग्रेशन एंड वीज़ा कंपनी स्टार्ट करके वहाँ उसको अपनी आड़ बना करके उसने ये सारा काम किया और वो सारे वीडियो सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे आतंकवादियों तक पहुँचाई और आतंकवादियों ने फिर उसको आगे यूज़ किया। तो कायदे से ये 3 लोग आरोपी हैं, ठीक है ना। ये आरोपी असल में वो हैं, फ़हीम और सबाउद्दीन नहीं है। अब फ़हीम और सबाउद्दीन कैसे पिक्चर में आ गए, सवाल ये उठता है हमारे कारण इसलिए क्योंकि इंडिया टीवी का हमारा एक रिपोर्टर जो है, जो रामपुर के पास में ही रहते हैं, उनको ये जानकारी में थी कि रामपुर सीआरपीएफ कैंप में अटैक में फ़हीम अंसारी और सबाउद्दीन भी गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास से उन नक्शों की ज़ेरॉक्स कॉपी मिली थी जो उन्होंने वहाँ पर दी थी और उसकी जो ज़ेरॉक्स है वो ज़ेरॉक्स वहाँ पे ऑफिशियली चार्जशीट में शामिल थी। उस जर्नलिस्ट ने वो डॉक्यूमेंट निकाले थे और उसने हमारे ऑफिस में बताया कि ऐसा ऐसा है और ये खबर है। हमारे ऑफिस ने इग्नोर किया, तो उसको ये पता था कि मैं इन्वेस्टिगेशन और टेररिज्म और इन सब चीज़ों में, क्राइम में थोड़ा सा दखल रखता हूँ, तो उसने किसी से नंबर ले करके मुझे अप्रोच किया। मुझे लगा कि ये बड़ी न्यूज़ है, एटलीस्ट इस पार्ट में बड़ी है कि ऐसा काम बहुत पहले से करने की कोशिशें हो रही थी। तो हमने वो खबर बनवाई। उस खबर में उस रिपोर्टर को हमने दिल्ली भेज करके उसका स्टूडियो से लाइव करवाया और मैं मुंबई से उस लाइव में जुड़ा और हमने ये पॉसिबिलिटी जताई कि ऐसा ऐसा हुआ हो सकता है। तो मुंबई पुलिस को 2 मुर्गे और मिल गए। वो तुरंत वहाँ पहुँचे, उनको दोनों को ट्रांजिट रिमांड पे मुंबई लाए, 26/11 का आरोपी बना दिया, जबकि वो दोनों नहीं थे। पर प्लान तो किया था ना उन्होंने कोई प्लान नहीं किया था। नक्शा तो बनाया था। उनका काम था नक्शे देना, उनने दे दिया। पर isn't that a crime? इट इज़ अ क्राइम, बट क्राइम का इंटेंशन भी था, लेकिन उससे क्राइम नहीं हुआ। तो अगर उन्हें आपको सज़ा देनी भी है, अलग केस में दी जा सकती है, इस केस में नहीं दे सकते थे आप। तो और मुंबई पुलिस तो हमारी महान है, सबूत गढ़ती है लेकिन गढ़ना जानती नहीं है। उन्होंने एक बहुत बड़ा कांड किया। उन्होंने जो ओरिजिनल चार्जशीट है वो देखने की जहमत ही गवारा नहीं की, देखा ही नहीं उन्होंने वो चार्जशीट ओरिजिनल। और फ़हीम अंसारी से एक नक्शा उन्होंने प्लेन शीट पे बनवाया, 4 फोल्ड किया और उसको जो कसाब का साथी था उसकी जीन्स की बाईं जेब से बरामद होता दिखाया। इस हद तक प्लांट किया गया था। प्लांट किया है वो दस्तावेज। वो तो मैं दावे से बोल सकता हूँ, कोई भी आ जाए मेरे सामने, तुर्रम खां कोई भी आ जाए, पुलिस का या एजेंसी का या अदालत का कोई वकील, मैं उसके सामने साबित कर दूंगा कि क्यों ये फेक प्लांटेड डॉक्यूमेंट है या दस्तावेज है। क्योंकि उसी जगह से 1 इंच का पीस काट करके जीन्स के कपड़ा जो है वो आप फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजते हैं कि इस खून को मिलान करो, आप मैचिंग करने के लिए, उसका ब्लड ग्रुप निकालो, उसका डीएनए निकालो, ये है वो है। और उसके नीचे रखे हुए कागज के ऊपर एक बूंद खून नहीं लगा है। ये क्या बेवकूफी है यार। दूसरी चीज, वो जो कागज था वो कागज प्लेन शीट थी जो हम ज़ेरॉक्स में या प्रिंटर में यूज करते हैं। सबाउद्दीन के पास जो नक्शा फ़हीम अंसारी का बनाया हुआ पहुंचा था वो लॉन्ग रजिस्टर पेपर जो आता है जिसमें रूल होते हैं उस पर बना हुआ था। अंधा भी देख के बता देगा कि भाई ये वो नहीं है। नंबर 3, जब उसने ओरिजिनल पेपर सबाउद्दीन को दे दिए
फ़हीम अंसारी ने, और उसने उठा करके और कराची भेज दिए, तो ओरिजिनल नक्शा इसकी जेब से कैसे आया? और कोई भी टेररिस्ट इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा चीफ, जरार शाह जैसा मतलब खोपड़ी, जो उन पूरे लश्कर तैयबा का कम्युनिकेशन हेड है, वो इतना बड़ा गधा और मूर्ख होगा कि वो ओरिजिनल पेपर दे देगा कि हाँ बेटा ये लेकर के जाओ और इसके ज़रिए तुम लोकेशन देख करके और आक्रमण करो, हमले करो। ओरिजिनल क्यों देगा? फ़ोन में उसकी फ़ोटो खींच के देगा, उसकी ज़ेरॉक्स देगा, वो सब करेगा। ये कहानी है कुल मिला के। इसलिए वो सबूत नहीं सही थे, इसलिए ये दोनों बरी हुए। और इन दोनों को बरी करवाने में ये सारे सबूत जो हैं ये बहुत काम आए, और इन सारे सबूतों के आधार पे उन दोनों को बरी करवाने वाला व्यक्ति जो लॉयर था शाहिद, उसका छोटा राजन के गुंडों को बोल करके मर्डर करवाया गया। वो स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है। फ़हीम माफ़ कीजिए, शाहिद की जो किलिंग है उसको मैं स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग बोलता हूँ। नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत अफसोस है कि इस घटिया तरीके से वो अंजाम देते हैं, जो कि मेरे जैसे पत्रकारों को क्यों पता चले। उसको किसी और पॉलिश तरीके से आप एक्शन लो, आपके पास 100 तरीके हैं। ओके, तो बाद में क्या हुआ फिर फ़हीम अंसारी और सबाउद्दीन का? दोनों को अदालत ने छोड़ दिया, स्पेशल कोर्ट ने। फिर उसके बाद में हाई कोर्ट में उनके खिलाफ अपील हुई। वो अपील स्टैंड करनी नहीं थी, क्योंकि बहुत क्लियर जजमेंट जो है, जो जज साहब थे मिस्टर ताहिलियानी, उन्होंने बहुत अच्छा जजमेंट लिखा, और काफ़ी लंबा जजमेंट है, और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उस जजमेंट में जो है चीज़ें डिस्क्राइब की हैं कि किसका क्या रोल था और किस कारण से किसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए और किसको क्या छोड़ा जाना चाहिए, कैसे, वो सारा उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा। और उसी के बाद में वो एलिवेट हुए, हाई कोर्ट गए। उसके बाद में वो काफ़ी समय तक महाराष्ट्र का जो लोकायुक्त है वो रहे। उनकी काबिलियत पे, उनके काम पे शक नहीं किया जा सकता, ये तो मैं 100% बोलूँगा। वकीलों ने चाहे जो भी मूर्खताएँ की हैं, या हमारी पुलिस फोर्स ने या इन्वेस्टिगेटर्स ने जो भी गलतियाँ की हैं, खामियाँ थी उनके काम में, लेकिन जज की तरफ से कोई खामी नहीं है। तो ये भी बहुत वियर्ड एक चीज़ है कि उस एडवोकेट को मरवा दिया जाता है छोटा राजन के गैंग के द्वारा, फ़हीम अंसारी और सबाउद्दीन को कुछ नहीं किया जाता। इवन मतलब जबकि उनका हाथ था क्लियरली, उस एडवोकेट की तो गलती नहीं थी, वो तो केस लड़ रहा था। वो केस भी इसलिए लड़ रहा था क्योंकि स्टेट ने दिया था, हाँ तो उसका काम था। करेक्ट। अब ठीक है, वो मुसलमान था, ठीक है, एक वक्त में वो टेररिस्ट था खुद। अच्छा, वो खुद टेररिस्ट था? हाँ, उसको हिंदुस्तान से अगवा करके, उसका अपहरण करके और टेररिस्ट ले गए थे। अच्छा, और उसको वहाँ पे उन्होंने टेररिस्ट ट्रेनिंग दी थी, फोर्सफुली। और जब वो अपने ग्रुप के साथ लौट रहा था, तो 52 लोग जो आ रहे थे, उसमें से सिर्फ 2 ही जिंदा बचे थे, जिसमें से एक फ़हीम बचा, ये हाँ शाहिद बचा था। फिर शाहिद को जो है तिहाड़ जेल में रखा गया था। तिहाड़ जेल में एक बुजुर्ग सज्जन थे, करीब 60-70 साल के, गुप्ता सरनेम था उनका, उनके संपर्क में ये आया लड़का। तो उन्होंने कहा कि तुम इतने ब्राइट बच्चे हो, इतना अच्छे स्टूडेंट रहे हो, सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे थे, तो तुम क्यों मतलब इस चीज़ में फंस गए? तो उसने बताया कि ताऊ जी मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये वो ताऊ बोला करता था उन्हें, क्योंकि बाकी सब भी दिल्ली और पंजाब हरियाणा का होने के कारण उनको ताऊ जी ताऊ ताऊ करते थे। तो उसने बोला कि ताऊ जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो बोले तू सुधर, पढ़, मैं तो तेरे लिए सब करूँगा। उन्होंने उसको पढ़वाया, उसकी एलएलबी कंप्लीट कराई, उसकी एलएलएम कंप्लीट हुई शायद, उसके बाद नहीं एलएलबी करवाई, एलएलएम का याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उसको बीए एलएलबी वो सब करवा के, पढ़वा करके, उसको डिग्री दिलवा करके, उसको सनद देने के लिए व्यवस्था करवाई। और बम्बई में जब उसने हमारे बार काउंसिल में एप्लीकेशन किया, तो उसके बैकग्राउंड की वजह से उसको उन्होंने मना कर दिया। उसने अपना केस जो है हाई कोर्ट में लड़ा, जीता, और उसके बाद सनद हासिल की। तो उसके जीवन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये बताता हूँ
कि शाहिद कभी भी नारकोटिक्स के केस नहीं लेता था। एंटी टेररिज्म के सारे केस ले लेगा, लेकिन नारकोटिक्स के केस वो तब भी नहीं करता था। क्यों? वो उसके उसूल के खिलाफ था कि जो लोग बच्चों का नशा बेच करके और कमाई करते हैं, वो मुझको 100 करोड़ रुपया भी दे तो भी मैं उनका केस नहीं लड़ूंगा। ये उसके इंसानियत थी। बाकी सबके केस लड़ता था, इवन गैंगस्टर्स के केस लड़ता नहीं था वो पहले। बाद में उसको मतलब फोर्सफुली कुछ उसके जूनियर्स ने बोल करके उसको वो केस लड़ने के लिए लगाया था। फिर भी उसने बहुत ज़्यादा नहीं लड़े थे, लेकिन उसने, और उसको मालूम है कि ये जो मजलूम बच्चे हैं जो जिनको टेररिज्म के झूठे केसेस में अंदर फंसा करके ले जाते हैं, उसके केसेस में मुझे पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन उसने लड़े वो केस। और जो उसने ये सारी चीज़ें बताई अदालत में, जो जिरह की और सबूत की तरफ उसने इशारे किए, उनकी वजह से ये दोनों रिहा हुए। वरना ये तो सिर्फ फ़हीम का ही था, साहब सबाउद्दीन का तो हमारे काजी साहब थे, पर दोनों को फ़ायदा हुआ उसी एक चीज़ का। राइट। तो उन दोनों को कुछ नहीं होना या नहीं किया जाना वो अलग मुद्दा है, पर शाहिद के साथ जो हुआ, मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता कि मैं उसको सही ठहराऊं, क्योंकि उसने स्टेट के कहने पे अपना फ़र्ज अदा किया। आपको नहीं ठीक लग रहा था तो निकाल देते। आपने बदला ही था एक लॉयर, 2 लॉयर बदले थे इनफैक्ट, ये दोनों नए लॉयर लाए थे, इनको भी बदल देते। और हेडली कैसे पकड़ा जाता है? हेडली के बारे में तो बहुत इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती है। मुंबई पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए इंटरपोल से रेड अलर्ट इशू करवाती है सीबीआई के ज़रिए, जो कि हिंदुस्तान की नोडल एजेंसी है इंटरपोल में। और वो जो है हेडली, उसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वो डीई, जो डायरेक्टर ऑफ क्या है, ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी है वहाँ की, उसका वो इन्फॉर्मर है, उसका कंड्यूट है वो। तो हमेशा से इस चीज़ का शक बना रहता है, इस तरह भी पॉइंट आउट होता है कि इस कांड में कहीं अमेरिका का हाथ तो नहीं है, कि इस हेडली के ज़रिए उन्होंने आईएसआई को इंस्टिगेट करके और ये पूरा एक्टिविटी करवाई हो। पर खुद के लोगों को क्यों मरवाएंगे वो? उनको मरवाना थोड़ी था अपने लोगों को, उनको तो हिंदुस्तान में पर क्राइसिस ये कराना था इन्फॉर्मेशन ना। तो पता ही होगी कि ताज में अगर अटैक करवा रहे हैं तो बहुत सारे वहाँ पे अमेरिकन्स रहेंगे। लियोपोल्ड जो फेमस ही इसलिए कि वहाँ पे बहुत फिरंगी आते हैं। ज़्यादा बड़ा केस बनता है, या उन्होंने इतना बड़े पैमाने पे होने का सोचा नहीं होगा, या ये लोग इतना बड़ा कुछ करेंगे वो नहीं सोचा होगा। तो बाद में तो वही लोग कर रहे थे ना, मिर्ची डाल के झोंक करके छोड़ दिया, फिर उसके बाद में तो आदमी आँख मसलता पानी खोजता घूमता है ना, वो करते रहे होंगे अपना। उनको नहीं महसूस हुआ होगा कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मतलब ये एक संभावना है, तय रूप से हुआ होगा ऐसा और नहीं कोई बोल रहा सबूत हूँ। मिलते हैं अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट में? ये 26/11 सबसे बड़ा मतलब Okay. मुद्दा मिलता है, बाकी और तो कोई सबूत या कोई जानकारियां नहीं सामने आती हैं। इंडिकेट करता है बस, एक पक्का सबूत नहीं बोलेंगे से। तो ये एक चीज़ हो जाती है। और उस वो जो है प्ली बार्गेन कर लेता है कोर्ट में कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे हिंदुस्तान डिपोर्ट नहीं करेंगे। अदालत उसकी बात अमेरिका में मान लेती है। अब वो सारी प्लानिंग ही दिखाई देती है उसमें। उसको और ताहूर राणा दोनों को वो लोग प्ली बार्गेन में वहीं रख लेते हैं। अब भी जा कर के हम जब आज बात कर रहे हैं, आज तारीख हुई है 29 अगस्त 2024। ये ना इसलिए तारीख ले रहा हूँ कि लोगों को आइंदा दिनों में कालांतर में आगे पता चले कि इस तारीख से करीब हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही वहाँ की अदालतों ने अमेरिका की ताहूर राणा को हिंदुस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है, इसकी सहमति दे दी है। ऐसा आदेश आया है। अब उस पर आगे अपील होंगी, वो अपील वो जीतेगा नहीं जीतेगा वो अलग मुद्दा है, लेकिन उसको यहाँ पे डिपोर्ट किया जा सकता है। वो एक जो है लीगल फाइट जो है उसमें जीत हमने हासिल की है। उसके यहाँ आने की कितनी संभावना है, वो आएगा, उसके बाद में हमको कितनी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी नहीं मिलेंगी वो अलग बात है। ओके। लेकिन हेडली हमें कभी नहीं मिलेगा, ये तय हो चुका। एक और चीज़ जो आती है, अभी बहुत रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि यासीन भटकल जो है उसने इंडियन मुजाहिदीन के साथ जो एक प्लान किया था, एंड ये कोर्ट ने बोले कि उसके चैट्स सामने आए हैं। इस तरह से उसने चैट्स किए थे कि सूरत में एक न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट किया जाएगा, एंड दे हैड प्लान्ड दिस।
भाई न तो मैंने वो चैट देखी है, न ही मैंने ये खबर आज तक कभी पढ़ी है। रह गई बात सूरत और अहमदाबाद का जो ब्लास्ट है, उसको मैंने पर्सनली कवर किया है, पर्सनली इन्वेस्टिगेट किया है। बाकी सबकी टीम्स जो हैं वो 2-2 3-3 दिन में वापस आ गई थी, जितने भी न्यूज़ चैनल थे। मैं 20 दिन था वहाँ पे। और ये मेरी आदत में शुमार है कि जब भी कोई ऐसा बड़ा कांड होता है तो मैं उसके पीछे जो है जंगली कुत्ते की तरह पड़ता हूँ और उसकी तह तक जाने की कोशिश करता हूँ, और मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाली। देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ना, वो बनाना और उसको ला करके प्लांट करना इस ईजी तो नहीं है। टास्क, हरकुलियन टास्क, इतना आसान काम नहीं है। अब ये चंडू खाने की गप कहाँ से आई है पता नहीं मुझे, किस अखबार ने छापी और क्यों इस बारे में मतलब बात की। और ऐसी कोई चैट अगर थी तो क्या वो चैट उस अखबार ने अपने उसमें छापी है और उसकी एथेंटिसिटी प्रूव हुई है या नहीं हुई है, मुझे नहीं मालूम। Okay. और दूसरी चीज़, अगर उन्होंने ऐसा प्लान किया भी था तो वो प्लान सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ पे बॉम्ब प्लांट किए वो बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइंस का डिज़ाइन था। और वो माइंस ऐसी होती हैं कि वो जब ब्लास्ट होती हैं तो वो ब्लास्ट होने के बाद में 180 डिग्री नुकसान करती हैं। नॉर्मली जो अदर माइंस होती हैं वो वर्टिकल लॉस करती हैं, और उसकी डिग्रीज का अगर मामला करूं तो 10, 15, 20 डिग्री से ज़्यादा वाइड नहीं होता है लॉस। ये जो माइंस होती हैं, ये माइंस ऐसे कर्वी होती हैं, हाफ ऐसे। तो इसमें इधर से लेके इधर तक पैलेट्स होते हैं पूरे, और उन पैलेट्स के नीचे विस्फोटक होता है। तो जब विस्फोटक फटता है तो ये जो पैलेट्स हैं, ये पैलेट्स पैरेलल टू द ग्राउंड से ले करके 180 डिग्री इस तरीके से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये जो ऊपर ऐसे चलता है चारों तरफ यूं, तो उससे लॉस ज़्यादा होता है और ज़्यादा कवरेज होता है उसमें। नुकसान सिर्फ एक ही होता है कि चूंकि पैलेट्स जो हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं, और जितनी उसमें क्वांटिटी ये डलती है क्या बोलना चाहिए विस्फोटक की, उसकी वजह से उसकी जो इंटेंसिटी होती है प्रोजेक्टाइल्स की वो लो होती है, तो वो बहुत लंबी दूरी तक मार नहीं करता है फिर भी, लेकिन 40-50 मीटर तक तो मार करता ही है। तो उसकी रेंज में आने वाले तमाम लोग जो है वो घायल होते हैं और मारे जाते हैं। वो जो पर्टिकुलर माइंस हैं उनका इस्तेमाल तो किया ही है, और वो माइंस जो हैं वो उसकी टेक्नोलॉजी इन लोगों को खुद से नहीं मिल सकती थी। वो टेक्नोलॉजी 100% जो है वो पाकिस्तानी सेना द्वारा या खुफिया एजेंसियों द्वारा मुहैया करवाई हुई होगी, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर माइंस है उनका इस्तेमाल बंद हुए ज़माना हो गया। ओके। समझे आप, वो मिलिट्री माइंस थी, राइट। ऐसा है। एंड एक और चीज़ जो मैं आपसे बात कर रहा था तब मुझे पता चली, एक्चुअली मुझे इसके बारे में पता नहीं था। कांस्टेबल ओम्बले जिनकी जान गई इस पूरे इसमें, उनकी ब्रेवरी की वजह से कसाब पकड़ा गया, एंड एडिशनल सीपी कामटे, कहा जाता है ये ड्रंक थे उस टाइम पे। यार मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं लोग बाग। एक आदमी देश को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए किसी आतंकवादी की बैरल पकड़ करके और अपने शरीर में 8-10 गोलियां खा लेता है, आप उसको नशेड़ी बताते हैं। कामटे साहब, अशोक कामटे, जो डिफेंस से पुलिस में आए थे, उनको 1 या 2 पैक शराब अगर उन्होंने पी हुई भी होगी, क्योंकि वो तो ऑफ ड्यूटी थे, घर में थे, उनके ऊपर क्या असर करेगी वो? ड्रंक होने की क्या बात है? एंड इवन इफ थे ड्रंक, ऐसे सिचुएशन में एड्रेनलिन आपके बॉडी में आ जाता है, तो जो ड्रंक होने का इफेक्ट होता है वो भी तो गिर जाता है पूरा। भाई पूरी आर्मी लड़ती है दारू पी के, क्या बेवकूफ़ी की भरी बातें हैं ये। शराब आपके लिए आम जनता के बीच में टैबू है, आर्मीज में नहीं है। और 1 या 2 पैक पीने वाला जो ऑफिसर होता है ना, वो मतलब रिक्रिएशनल पर्पस से शराब पीता है। आर्मी में अगर आप हिंदुस्तान की आर्मी में खास तौर से देखेंगे तो हमारे यहाँ पर साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर के शिकार या शराब और नशे के शिकार ऑफिसर्स की संख्या बहुत कम है। हमारे मुकाबले अमेरिका जो है इस चीज़ से बहुत बुरी तरह जूझ रहा है। और कामटे साहब का शराब पी करके और लड़ाई करने के लिए जाना, इसकी कोई तथ्यात्मक सबूत ही नहीं है आज तक। बस जिसके मन में जो आई उड़ा दिया। भाई
ओमले को मैं पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन उनको तो मैं जानता था। उनके साथ में तो ऐसी कोई, और मैं मानता हूं कि अगर वो था भी तो क्या फर्क पड़ता है। हम्म। जो बाकी के 8 लोग शहीद हुए, 10 लोग हुए, तो वो लोग तो बिना पिए हुए थे, फिर वो क्यों मारे गए? उनको तो नहीं मरना चाहिए था। ये सब बकवास बातें हैं। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। एंड जो हेमंत करकरे जी की या विजय सालस्कर जी की जो डेथ भी हुई, वॉज इट बिकॉज जो उनका बुलेट प्रूफ जैकेट था उसके फेलियर के वजह से? हेमंत करकरे की डेथ डेफिनेटली बुलेट प्रूफ जैकेट एक वन ऑफ द रीज़न है। बुलेट प्रूफ जैकेट इन्होंने तो पहना नहीं था, विजय सालस्कर ने, तो उनको तो डायरेक्ट बुलेट्स ब्रीच कर गई थी बॉडी में। पर नहीं पहना था, इसके पीछे भी कोई रीज़न है कि नहीं, थे ही अवेलेबल नहीं। नहीं था? अवेलेबल ही नहीं था। नहीं थे। समस्या यही है ना, अगेन द क्वेश्चन प्रिपेयर्डनेस। बुलेट प्रूफ जैकेट इतनी खराब थी, सिरेमिक बुलेट प्रूफ जैकेट थी, वो भी 3rd रेटेड। AK-56 की अगर बुलेट उसको छेद करके निकल जा रही है, इसका मतलब ये है कि करप्शन था उसमें। बाद में साला वो बुलेट प्रूफ जैकेट गायब हो गई। बाद में पता चला एक कबाड़ी के पास में है। बाद में वो बरामद होती है या नहीं होती है या कहाँ गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता। गलती कहाँ थी? अगेन मैटर ऑफ प्रिपेयर्डनेस। ये लोग सारे के सारे मिलते हैं कहाँ? कुछ लोग मिलते हैं आपके VT स्टेशन के बाहर रोड पे, जहाँ पर करकरे साहब को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई जाती है। वहीं उनको मिलते हैं और 2-4 पुलिस ऑफिसर्स। उनके साथ में वो क्वालिस में बैठ करके, पुलिस क्वालिस में बैठ करके जब अंदर की तरफ जा रहे थे उस गली में जहाँ पर कसाब और ये लोग कामा हॉस्पिटल के वहाँ पर घुसे हुए थे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे नारकोटिक्स ब्रांच का जो एंटी नारकोटिक्स ब्रांच है और आपके इसका पुलिस जिमखाना जो बना हुआ है, 2 जिमखाने हैं। वो ऑफिसर्स मैस कह लीजिए, आज़ाद मैदान वाली और आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन के पीछे का हिस्सा, किला कोर्ट के पीछे का हिस्सा, उस गेट के वहाँ पर ये लोग खड़े हुए थे। तो ये इनके साथ में शामिल हो गए। इसी एक ही जीप में बैठ करके ये लोग वहाँ पहुँचे। प्रिपेयर्डनेस का जहाँ तक सवाल आता है या ट्रेनिंग की जहाँ तक बात आती है, कभी भी इस तरह के अटैक में एक गाड़ी में, वो भी बुलेट प्रूफ नहीं हो, टीम्स नहीं जाती हैं। अगर उन्हें जाना भी था तो उन्हें स्कैटर्ड होके जाना चाहिए था, उन्हें नीचे उतर के चलना चाहिए था, उस गाड़ी के पीछे पीछे चलना चाहिए था। तो जो पहली कैजुअल्टी होती, वो कैजुअल्टी सिर्फ ड्राइवर की होती, अगर होती वो फिर भी मान्य होती है। ये लोग तो अंदर बैठे हुए एक पिंजड़े में बंद शेर को आप गोली मार दे, वैसी स्थिति हो गई थी। इनको कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। पर वो डिसीजन क्यों लिया गया? गलती से, क्योंकि आइडिया नहीं है ना कि हमें कैसे आगे बढ़ करके और कॉम्बैट करना है इन हालात में। जो सिटी क्लोज कॉम्बैट होता है वो आउटडोर कॉम्बैट जो होते हैं, जंगल वॉरफेयर जो होता है, उससे बहुत अलग होता है। जंगल वॉरफेयर में आप जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे लड़ाई लड़ते हैं, बहुत बाद में खंदक की लड़ाई आती है। यहाँ तो आपको पता नहीं होता है कि आपका दुश्मन कौन सी बिल्डिंग में, किस दीवार के पीछे, किस पेड़ के पीछे होगा। यहाँ भी यही हुआ। कामा हॉस्पिटल में जो गए हुए लोग थे, उनकी तो मूर्खतापूर्ण कहानियाँ ये है कि ग्लॉक पिस्टल जैसी पिस्टल भी वहाँ पे लॉक हो गई उनकी, उसमें बुलेट फंस गया और हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो उसको खोल ही नहीं पाए और बाहर आकर के वहाँ से भाग लिए। अरे भाई, आपने ग्लॉक चलाने रखी है तो उसको चलाने की ट्रेनिंग भी तो ली होती सही तरीके से, कि अगर बुलेट फंस जाती है तो उसको कैसे निकाला जाए। वो तो हर बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी में, पुलिस में। ये भाई साहब, उसको ग्लॉक वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन पिस्टल है। जब मैंने पहली बार खुद चलाई थी तो मुझे लगा था कि साला इससे अच्छा वेपन तो हो ही नहीं सकता दुनिया में। मैंने बहुत सारी वेपनरी चला करके देखी है, क्या खूबसूरत वेपन है, फाइबर ग्लास का बना हुआ, लेस मेटालिक पार्ट्स, ये वो सब। वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट एलीट फोर्सेस हैं और एजेंसीज हैं वो यूज़ करती हैं, और हमारे ऑफिसर चला नहीं पाते। वो भाग गए।
ये दोनों नीचे उतर करके सड़क पे आ गए। उनको सामने से आती हुई गाड़ी की समझ पड़ी, लाइट जलती हुई दिखी। ये दोनों जो है वो झाड़ियों के पीछे छुप गए जो दोनों साइड में लगी हुई थी। और जैसे ही ये उनकी रेंज में आए, सामने आ करके उनने बुलेट फायर ओपन कर दिया। ये सारे लोग मारे गए। एक आदमी जिंदा बचा जो अंदर उसमें लेट गया था, डेड बॉडी बन करके कामले। बाद में उसकी भी गवाही हुई अदालत में। जब कामले गवाही दे रहा था तो उसने बीच में कुछ गाली गलौच बताई कि इसने ऐसा बोला, यो बुटका कर रहा था वो उसके लिए, कसाब के लिए। तो कसाब तनतना करके अदालत में खड़ा हो गया, बोलता है साहब हम सब किया मानता है, लेकिन हम किसी को माँ बहन का गाली नहीं देता। कमाल का ड्रामेटिक सीन क्रिएट हुआ था उस दिन जो अदालत में। वो एकदम बुरी तरह बिखर गया था, एकदम नाराज हो गया था। जबकि उसके पहले तक वो एकदम ऐसा करके और सुस्त पड़ा खड़ा हुआ, मतलब सॉरी बैठा हुआ था। क्योंकि वो जब भी उसको लाया जाता था तो ये तीन होते थे एक साथ में, कटघरे में बैठाए हुए होते थे। फ़हीम और सबाउद्दीन पूरे होशा हवस में होते थे। ये हर वक्त मुंडी नीचे किए सोता रहता था। लेकिन जब ये सब सुना तो उस बेहोशी के आलम में भी खड़ा होकर चिल्लाने लग गया था वो। वरना कभी उसने किसी एलिगेशन पे रिफ्यूट नहीं किया था। जो है मेरा बाप का हत्यारा है, फलाना है, ढिमका है, वो सब बोलते रहे, इसने कभी कुछ नहीं। सिर्फ इस चीज़ के ऊपर भड़का वो, कोई कारण होगा। और उसको कामले को शांत करवाया गया, इसको शांत करवाया, फिर वापस कार्रवाई शुरू हुई। और ये कहा गया कि तुम थोड़ा सा ठीक से बात करो, ठीक से बयान दो। और बड़े मतलब हाई ऑक्टेन ड्रामा हुए हैं उस केस में भी। और कोई चीज़ हुई थी इस केस में? इस केस में तो बहुत कुछ होता रहा है अंदर। अदालत में भी बड़े मतलब वो रहे हैं। अदालत ही अपने आप में साला एक बहुत बड़ी जोक थी। अंदर जाने के लिए 4 बार तो चेकिंग हुआ करती थी, लेकिन उसमें भी एक दो बड़ी गलत चीज़ें हुई थी कि जैसे हम लोगों को अंदर जो है मोबाइल और कुछ भी ले जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन हिमांशु जो वो थे जॉइंट सीपी क्राइम थे शायद उस समय में, वो अपने मोबाइल और ये सब लेकर के आए हुए थे। तो जिस दिन कसाब को फांसी की सज़ा प्रोनाउंस हुई थी तो उन्होंने अपने मोबाइल से ये मैसेज बना करके रखा हुआ था कि उसको फांसी की सज़ा प्रोनाउंस हो गई है, और उन्होंने एक चैनल के हेड को वो एंकर को भेज दी थी और उसने वहाँ से ब्रेक कर दी थी। उसके बाद में बड़ा बवाल मचा था इस चीज़ पे, और हम लोग सब बुरी तरीके से फटे थे उनके ऊपर जाके कि आप ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगेंस्ट द कोर्ट है। हमने कहा था कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उस चीज़ को इग्नोर किया। हमने ऑफिशियली मतलब कंप्लेन नहीं की थी, लेकिन हमने चाहा था कि ये होना चाहिए कि उनके मोबाइल फ़ोन जब्त करके उसका इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए। पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकते, उनको सबको एक ही तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। आपको फैसिलिटी मिली है, आप उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते। वो भी मूर्खतापूर्ण एक हरकत हुई थी, और मैं उनका नाम लेके तब भी बोल रहा हूँ जबकि वो जिंदा नहीं है, क्योंकि उस चीज़ ने मुझे बहुत हर्ट किया। वो मेरी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात था उस एक ऑफिसर के द्वारा। हम वहाँ बैठ करके इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी लोग उस प्रिविलेज का क्यों फ़ायदा उठाएंगे? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं अंदर। ये भी बहुत समय तक आरोप लगते रहे हैं कि कसाब को जो है वो खाने में नींद की गोलियां मिला करके वो दी जाती थी ताकि वो कोर्ट में जो है वो शांत रहे, नींद में रहे। कितना सच है मैं नहीं जानता खाने का मामला, लेकिन हाँ मैंने जब भी उसको अदालत में देखा है तो मैंने पाया है कि वो एकदम पर उसे शांत क्यों रखना चाहा होगा किसी ने भी? भाई ट्रेंड किलर है, टेररिस्ट है। पर बिना गन के तो क्या ही करता, और जबकि इतनी सिक्योरिटी भी थी वहाँ पे। अगर वो बिना सिक्योरिटी होने के बावजूद अगर वो कूद करके और अपने उससे जा करके और 2-4 लोगों का गला भी पकड़ लेता ना, उससे आप छुड़ा नहीं सकते थे। ही वॉज अ ट्रेंड सोल्जर, ही वॉज अ किलिंग मशीन। अच्छा, इतना ज़्यादा ट्रेंड था? बहुत ट्रेंड था। ओके।
बस जो उसकी तस्वीरें दिखती है या वीडियोस जो पकड़ लिए जाने के बाद में आते हैं, जो हॉस्पिटल में भी उससे वो पुलिस बात कर रही है, वो एक वीडियो आया था, उससे लगता नहीं कि वो इतना ज़्यादा ट्रेंड होगा। बहुत ट्रेंड थे ये लोग। इनकी 4 या 5 लेवल की ट्रेनिंग हुई थी, 5 लेवल की। इन लोगों को तो मरीन कमांडो वाली ट्रेनिंग भी मिली थी ना। अच्छा। उनके 5 ट्रेनिंग के स्तर हैं, तो अलग अलग स्तर की ट्रेनिंग अलग अलग लड़कियों को, टीम्स को दी जाती है। जो बहुत कमज़ोर है तो उसको पहले स्तर पे ही करके और उसको काम करने भेज देते हैं। जो उनसे बेहतर है, और जो पास करते चले जाते हैं तो उसको फिल्टर करते जाते हैं। फिर जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड और ख़तरनाक मतलब बचे रह जाते हैं, उस टीम को फिर वो लोग नेवल कमांडो ट्रेनिंग देते हैं। उसमें उनको वो सारी ट्रेनिंग मिलती है जो पाकिस्तान की नेवल कमांडो को या इंडियन मार्कोस को दी जाती है। उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें। समंदर में तैरना, हाई टाइड के अगेंस्ट मतलब तैरना, समंदर के नीचे कितना ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप पानी में बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, सांस रोक करके, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। प्लस किसी जहाज़ के या किसी स्ट्रक्चर के नीचे पैंदे में जा कर के और आईडी फिक्स करना, माइंस फिक्स करना, मरीन माइंस, सी माइंस, वो सब चीज़ों की उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। वो इसको भी मिली थी। पर कसाब को डायरेक्टली एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया गया? मतलब इसे केस क्यों, एक फेयर केस क्यों दिया हमने लड़ने के लिए, चांस क्यों दिया? हमें हिंदुस्तान है। मतलब डेमोक्रेसी का फ्लॉ तो है ये डेमोक्रेसी का फ्लॉ नहीं है, ये डेमोक्रेसी की ताकत है। सर ये कैसे ताकत हो सकती है? मतलब आई हैव ऑलवेज क्वेश्चन दिस कि एक इंसान जो आप खुद कह रहे हो कि किलिंग मशीन था, उसने इतने सारे लोगों का मर्डर किया है इन कोल्ड ब्लड, एंड हम उसे एक चांस दे रहे हैं टू फाइट हिज केस। ये बात कौन कह रहा है कि उसने मर्डर किया? मतलब गवाह कर रहे हैं ना। अगर विवेक अग्रवाल ने उसको मारते हुए देखा और विवेक अग्रवाल के कहने पे जगन ने मार दिया, वो एक आर्मी ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, उसने अपनी ड्यूटी कर दी, लेकिन उसने अरेस्ट कर लिया कसाब को, तो वो जो अरेस्ट है उसके बाद में वो लॉ अपने हाथ में नहीं ले सकता। वो एक लॉ अबाइडिंग ऑफिशियल है, उसको उसी रूट से जाना पड़ेगा। यही इस देश की खूबसूरती है। हम अपने देश को चाहे कितनी लानतें बरसा लें, हम कितनी ही गालियां दे लें, लेकिन 70 सालों में इस देश के अंदर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, छोटे मोटे घोटाले, ये वो सब चीज़ें आप छोड़ भी दें तो भी हमारे यहाँ पे एक बहुत बढ़िया लीगल जस्टिस सिस्टम जो है हम लोगों ने डिज़ाइन एंड डेवलप किया है। और सारी दुनिया में हमें एक शांति प्रिय, शांति की तरफ जाने वाले राष्ट्र के रूप में देखा जाता है। हम रिवेंज के लिए कुछ नहीं करते, हिंदुस्तान होने के नाते भी नहीं करते और हिंदू होने के नाते भी नहीं करते। अगर हिंदुस्तान रिवेंज लेने की बात करता है और हिंदू रिवेंज लेने की बात करता है तो न तो वो हिंदू है ना हिंदुस्तान है। फिर आप में और उस इस्लामिक टेररिस्ट में फ़र्क क्या बचा? तो हमने उसको एक फेयर चांस दिया, हमने उसके पक्ष में लॉयर खड़े किए, हमने उसके अंदर बाकी सारी व्यवस्थाएं दी। और माफ़ कीजिए, मैंने पहले कहा था कि काजी साहब जो है वो सबाउद्दीन के थे, काजी साहब कसाब के वकील थे। काजी साहब जैसा काबिल वकील दिया उन्हें और उसको पूरा मौका दिया कि वो डिफेंड कर सके खुद को, लेकिन उसके खिलाफ जो सबूत थे, टेक्निकल, लीगल एंड क्लास 1 कैटेगरी जो सबूत थे, गवाह थे, बयान थे, उनके आधार पे उसको सजा होनी थी और एग्जीक्यूट होना था, वो हुआ। यही तरीका सही है। ये भी पॉसिबल है कि आपने कसाब के नाम के ऊपर किसी और थर्ड पार्टी को अरेस्ट कर लिया हो, वो निकल गया हो, राइट। तो आपके लिए क्या ज़रूरी है कि पहले आप उसके फिंगरप्रिंट मैच करेंगे कि उस गन पे से या बाकी सामान पे से उसका फिंगरप्रिंट मिलता है कि नहीं मिलता है, उन गाड़ियों से मिलता है कि नहीं जी, जिन जिन गाड़ियों में वो गया, 2 गाड़ियों में फ्लैटेबल बोर्ड जो थी उसमें आया था, तो क्या उससे भी उसका फिंगरप्रिंट मिलता है? तीसरी बात, जिन जिन लोगों ने उसे देखा था क्या वो उसे पहचानते हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। मेरे इन बयानों को हो सकता है कि जो कट्टरवादी लोग हैं या जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी हैं वो मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन यही तरीका सही है। एक जज का बेटा होने के नाते, एक
हिंदुस्तान का कानून पालन करने वाले नागरिक होने के नाते और एक ऐसा पत्रकार होने के नाते जो प्रो पब्लिका जर्नलिज्म करता है, इन 3 भूमिकाओं में रहते हुए मैं ये बिल्कुल तय रूप से बोलना चाहूँगा कि यही सही तरीका है। इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, कोई गलत नहीं है। पर सर फिर अगर हम इसे सही मान लेते हैं इस तरीके को, दिन तो बहुत सारे टेररिस्ट पैदा हो सकते हैं, बहुत सारे गैंगस्टर्स पैदा हो सकते हैं, और उनके अंदर एक होप रहेगा कि हम क्राइम कर ले, उसके बाद में भी हमारे पास में बचने का एक चांस तो है, और शायद बच भी जाए उसमें बहुत सारे लोग। होता नहीं है ऐसा। पर चांस तो है ना सर? चांस होता है लेकिन होता नहीं है ऐसा, क्योंकि इस तरह की घटनाओं में जब पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी काम करती हैं ना, तो काफ़ी अच्छे से करती हैं, वो फिर मेहनत करती तो उनकी हैं। चार्जशीट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। चार्जशीट पे करता है, गवाह कैसे लाते हैं उस पे करता है, गवाहों से जिरा कैसी होती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसी होती है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमारे भी चैनल के 3 लोगों को गवाही के लिए बुलाया था, उसमें से एक गवाह को मैंने पुल बैक करवाया था, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो अदालत में फंबल करेंगी, वो हिल सकती हैं। तो हमने एक मेल एंकर, दूसरी फीमेल एंकर, 2 की ही गवाही की, तीसरी फीमेल एंकर को हमने हटा दिया था। एंकर्स एज इन जर्नलिस्ट को किस बेसिस के लिए बुलाया गया था, मतलब क्योंकि क्या? आतंकवादियों ने हमसे बातें की थी, एज इन इंटरव्यू लिया था हमने उनका। है? हाँ, ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये बताइए। हमने उसी समय में 26/11 के दौरान हमने 2 बार उनके इंटरव्यू लिए थे, और दूसरे इंटरव्यू में मैं खुद शामिल था। बताइए क्या चीज़ है पूरी। हुआ ये था कि जब ये लोग वहाँ से चले थे तो इनको कुछ मोबाइल हैंडसेट्स दिए गए थे, इनकी बड़ी पेयर बनाए थे, दो लोगों के, तो ये 5 टीम थी। हर टीम के पास में एक मोबाइल फ़ोन भी था। हर मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है इंडिया टीवी की लैंडलाइन नंबर दिल्ली की डाल करके दी गई थी। अच्छा। कि जब आप वहाँ जाओगे, सक्सेसफुली आप ये सब कर लोगे, तो आपको इस नंबर पे इंडिया टीवी से ही बात करनी है और वो लोग आपका इंटरव्यू प्रसारित करेंगे। उसके पीछे उनका कोई ऐसा लॉजिक या रीज़न नहीं था, कोई हमारे साथ साठगांठ थोड़ी थी, लेकिन उनको ये मालूम था कि इंडिया टीवी जो है ना, इस तरह का कंटेंट दिखाता है, तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली उन लोगों की ये प्लानिंग थी कि इंडिया टीवी को वो किया जाएगा। तो उन्होंने पहला फ़ोन किया। पहला फ़ोन करीब 4 साढ़े 4 मिनट चला, तो उसमें 3-4 लोग हमारे शामिल थे। तो नीचे से ऊपर तक फ़िल्टर हुआ, उन लोगों को लगा कि यार ये है कि नहीं है। तो आखिरकार माना गया कि नहीं, ये कोई प्रैंक कॉल नहीं है, ये वाकई टेररिस्ट है। तो फिर तय ये हुआ कि एक काम करेंगे, इसका अगला इंटरव्यू हम लोग करेंगे, लेकिन अगला इंटरव्यू करने के पहले हमने वो जो फ़ोन नंबर हमारे पास थे, वो नंबर आईबी को दे दिया था। तो हमारी तरफ से हमारा कॉन्शियस भी क्लीन था, हमारा एक्ट भी क्लीन था। और वो नंबर देने के बाद से उन्होंने जितनी कॉन्वर्सेशन जहाँ की वो सारी रिकॉर्डिंग में आई। जरार शाह से भी उनकी बातचीत रिकॉर्डिंग में आई, और उस नंबर से बाकी नंबर जो कनेक्टेड थे उनकी भी रिकॉर्डिंग सामने आई, जो पाकिस्तान के खिलाफ जरार शाह और ये जो टेररिस्ट गैंग है उसके खिलाफ बहुत बड़ा सबूत बना था। तो खैर, हम जब बात कर रहे थे तो मुझे ये कहा गया कि विवेक, आप उसमें पीछे जो है ना चुप बैठेंगे, आपको इंटरव्यू नहीं लेना है, इंटरव्यू ये 2 लोग लेंगे, आपको सिर्फ एनालिसिस करना है कि ये जो लोग हैं ये कहाँ के हैं, कौन हैं, क्या हैं, हिंदुस्तानी हैं, नहीं हैं, क्या हैं। तो जब वो इंटरव्यू चल रहा था तो उसमें बीच बात में उसने कहा कि हम दक्कन मुजाहिदीन हैं। हमारे यहाँ का आदमी जो है ना हिंदुस्तान का, वो दक्षिण को दक्कन नहीं बोलता है। ये दक्कन बोलने का रिवाज खत्म हुए 40-50 साल हो गए। वो उर्दू में और ख़ास तौर से पंजाबी उर्दू में बोला जाता है दक्कन, और दक्कन मुजाहिदीन नाम का कोई गैंग टेररिस्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहली बात तो वहाँ पे वो पकड़ में आई। दूसरी बात, वो बीच में जो शब्द यूज़ कर रहा था वो सारे शब्द वो थे जो पंजाब सूबा पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, हिंदुस्तान के पंजाब में नहीं होते हैं। तीसरी एक बात ये थी कि उसमें कहा, जब उससे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसने कहा कि नहीं गुरु, ऐसा नहीं है। वो जो गुरु जिस तरीके से बोला, ऐसा गुरु जो है वो हिंदुस्तान में 2 जगह बोला जाता है। एक गुरु जो है वो छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बोला जाता है, और दूसरा जो है वो हमारा पंजाब में बोला जाता है। किसी को भी संबोधित करने के लिए तो हम बोलते हैं ना, ए भैया, ओ चाचा, ओ ताऊ, तो वहाँ पे ओ गुरु
है ना, इस तरीके से बोलते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू बोलते हाँ, हैं काफी, जैसे कपिल शर्मा सिद्धू शो साहब पे। बोलते हैं, तो वो बड़ा कॉमन। लेकिन वहाँ क्या आपने जैसे सिद्धू साहब से सुना होगा, तो वो कैसे बोलते हैं, ओए गुरु छा गया यार तू। पर वो जैसा गुरु बोल रहा था ना, वो गुरु लंबा खींच के बोल रहा था, वो पंजाब सूबा पाकिस्तान में बोला जाता है। उसकी जबान से बहुत पठानी जबान बरस रही थी। तो वो जो सारी चीज़ें मैंने सुनी थी, तो मेरा आकलन मैंने उनको बताया था कि ये पंजाब सूबा पाकिस्तान से का बंदा है, वहाँ से आया हुआ है। मेरा सिर्फ उतना ही रोल था कि मुझको एक उनका ऑडियो जो है उसके आधार पे उसकी एथनिसिटी और बाकी सब चीज़ें चेक करनी थी। उसका नाम बताया था अपना? नाम वो लोग फर्जी बता रहे थे। ओके। ने नाम बताया था शायद फहदुद्दीन या ऐसा कुछ नाम बताया था। वो टेप है ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, वो हमारा शायद मेरे भी यूट्यूब चैनल पर वो होगा। तो हमारा वो जो इंटरव्यू था पूरा, उसमें वीडियो में वो रिकॉर्डिंग है मौजूद। तो ये मतलब सिलसिला कुल मिला के हुआ था उसके अंदर। और उसको ले करके और कुछ हमारे जो विरोधी चैनल या कह लीजिए, या जो हमारे कॉम्पिटिटिव चैनल हैं, विरोधी नहीं बोलना चाहिए उन्हें, हमारे जो प्रतियोगी चैनल हैं, उन लोगों को बड़ा बुरा लगा कि इनको ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग कैसे मिल गई, ये क्यों हुआ, वे क्यों हुआ। तो उन लोगों ने हमारी कंप्लेन भी गृह मंत्रालय में और सब जगह की थी कि इनको बैन किया जाए, ये वो सब। लेकिन हमारा चूँकि पहले से किया हुआ एक गुड डीड था हमारी तरफ से कि हमने वो नंबर प्रोवाइड कर दिया था पहले ही, जिससे कि एजेंसीज़ को बहुत बेनिफिट हुआ था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनके खिलाफ एक्शन लेना सही नहीं होगा, क्योंकि उनका कॉन्शियस जो है वो क्लीन है। ओके। तो इसके कारण फिर हमारे खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब जजमेंट आया, तो उस जजमेंट में भी जज साहब ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बातें कही थी कि इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। आप शायद सवाल पूछें ना पूछें, लेकिन मैं इस चीज़ से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि जज साहब ने हमारी तारीफ़ की थी, साथ ही साथ में समाज उस समय हमें गालियां दे रहा था, सिस्टम हमें गालियां दे रहा था, लोग हमें लताड़ रहे थे और बहुत बुरी तरह कोस रहे थे, क्योंकि मीडिया का भी ये पहली बार एक्सपोजर था इतने बड़े अटैक को कवर करने का। तो अति उत्साह में कुछ लोगों ने जो हमारे आर्मी की जो या स्नाइपर्स की जो लोकेशंस थी वो रिवील कर दी थी, वो सब चीज़ें कर दी थी। मैंने भी खुद ने वो गलती की थी, लेकिन हमें जैसे ही इस बारे में रियलाइजेशन हुआ, हमने समाज से, राष्ट्र से इस चीज़ के लिए बहुत ही खेद जताते हुए और माफ़ी भी मांगी थी। ऐसा नहीं है कि हमने वो नहीं किया था। हमने कहा था कि हमसे ये गलती हुई है और चूंकि हमारे अति उत्साह की वजह से हुई है, लेकिन हमारा इंटेंशन, हमारा इरादा जो है वो अपने देश की जनता को या हमारे सोल्जर्स को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। हमने वो किया था तब भी, और इस चीज़ को भी हमारी एजेंसीज़ ने, हमारे सिस्टम ने, हमारी आर्मी ने, एनएसजी ने, सब ने उसको बहुत स्पोर्टिंगली लिया था। इवन अदालत ने भी लिया। फिर तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही था कि रोल ऑफ मीडिया इन 26/11, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट किया था एक आर्मी ऑफिशियल के साथ में, और उनसे भी मैंने यही चीज़ पूछी थी कि 26/11 में सिक्योरिटी एजेंसीज तो रेडी नहीं थी, मीडिया भी रेडी नहीं थी, और इसीलिए वो गलतियाँ हुई थी। तो उन्होंने भी ये चीज़ एक्सेप्ट की थी, और उन्होंने कहा था कि उस टाइम पे कोई रेडी नहीं था। एज अ सिटी, एज अ कंट्री, हम एकदम बौखला गए थे कि सडनली ये क्या हो गया। एंड सब अपने अपने तरीके से ट्राई कर रहे थे, जो भी वो कर सकते थे, जो भी उनका प्रोफेशन था, वो सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहे थे। एंड उसमें ये कुछ मिस्टेक्स हो गई। एंड एक जो एलिगेशन लगता है मीडिया पे, जो काफ़ी सारे एनएसजी के सोल्जर्स भी लगाते हैं, विच वॉज कि वो जो हेलीकॉप्टर से लैंड करना था, आई थिंक ट्राइडेंट की बात थी, वो नरीमन हाउस की, राइट। वहाँ पे वो हेलीकॉप्टर से लैंड कर रहे थे और मीडिया ने वो लाइव फुटेज दिखा दिया था, तो वो 2 या 3 बार लैंड नहीं कर पाए। एंड दैट इज़ व्हाट द एलिगेशन इज़ कि अगर वो नहीं दिखाया जाता तो शायद नरीमन हाउस का ऑपरेशन बहुत जल्दी ख़त्म हो गया होता। मान लेते हैं उनका जल्दी ख़त्म हो गया होता। अगर मीडिया को ये समझ नहीं थी, तो आपके लोग नहीं थे जो जाकर के मीडिया को बता सकते थे कि ऐसा मत करो? आपके पास में लाउड स्पीकर्स थे, आपके पास में स्टाफ था, टीम्स थी, पुलिस थी, पूरे पुलिस वाले हम लोगों के दाएं बाएं चारों तरफ फैले हुए थे। उनका एक इंस्पेक्टर आकर के हमें बोल देता, हम लोग इतने बड़े मूर्ख और गधे हैं कि हम लोग मतलब उनकी बात नहीं मानते। अपने देश को, अपने देशवासियों को, विदेशी हमारे जो अतिथि हैं नरीमन हाउस में जो बैठे हुए लोग हैं, हमारे अतिथि हैं, वो हम उनकी जानें खतरे में डालते? नहीं होता। आई थिंक तो आप किसी अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी दूसरे आदमी को गलत बताएं, वो अच्छा नहीं है। हमारी गलती थी, हम मानते हैं, लेकिन वो एलिगेशन करने के पहले आप ये देखिए कि आपने एक उंगली मेरी तरफ उठाई है, 4 आपकी अपनी तरफ है।
आपने उस वक्त में क्या गलतियां की? अगर आप ये ऑपरेशंस कर रहे हैं तो आपने कॉर्डन कर दिया होता, एरिया जाने ही नहीं देते जर्नलिस्ट को वहाँ। सो आई थिंक इसमें एनएसडी को भी मैं पर्सनली तो ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज उनके साथ में जो हो रहा था वो तो और भी बिजार चीज़ें थी। पहले उन्हें दिल्ली से जल्दी आने नहीं दिया जाता यहाँ पे बिकॉज ऑफ अ सर्टन मिनिस्टर। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें बहुत देर तक रुकाया गया था। देन जब वो मुंबई आ भी जाते हैं उसके बाद में भी लोकल पुलिस उन्हें कुछ हेल्प नहीं कर रही थी, उन्हें मैप्स नहीं दिए गए टाइम पे। इनफैक्ट जिस ऑफिशियल से मैं बात कर रहा था उन्हें एक एनएसजी ऑफिसर ने ये चीज़ बताई थी कि जब वो नरीमन हाउस की तरफ जा रहे थे उनके पास में नरीमन हाउस कहाँ है इसका आइडिया ही नहीं था उन्हें, ना मैप था, ना पुलिस उनके साथ चली थी। उन्हें एक रैंडम जूविश इंसान रोड पे स्कूटर चलाता हुआ मिल गया और वो उन्हें नरीमन हाउस तक लेके गया था। सो वो भी शायद इस पूरे मामले में अपने तरीके से डील कर रहे थे एंड चीज़ें होती रही। यार देखो, इसी चीज को कहते हैं नॉन कोऑर्डिनेशन। इट वाज नॉट नॉन कोऑपरेशन, इट वाज नॉन कोऑर्डिनेशन। इसको कहते हैं फेलियर ऑफ इंटेलिजेंसिया। प्रिपेयर्डनेस की तो मैंने बात कर ही ली कि हम नहीं थे, लेकिन जब आप इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है और एनएसजी टीम आ रही है तो एनएसजी टीम के कौन से लोग कहाँ जाएंगे, उस एरिया के लोकल पुलिस ऑफिसर्स को उनके साथ में एम्बेड करने की जिम्मेदारी किसकी थी, या वो मांगने की जिम्मेदारी किसकी थी? भाई मुझे आपके घर का पता नहीं मालूम, मैंने आपसे कहा कि आपका एड्रेस भेज दीजिए, मैं उसके ज़रिए आ जाऊंगा। आप एड्रेस ही नहीं देते हैं मुझे, यहाँ की मैप लोकेशन भी देते हैं, कोऑर्डिनेट्स भी देते हैं, तो मैं आसानी से पहुँच जाता हूँ। आप ऐसा नहीं करते हैं और मैं नहीं मांगता हूँ, तो इसमें जिम्मेदार कौन? दोनों। करेक्ट। तो उसमें पुलिस को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते और एनएसजी को भी नहीं, और दोनों को ही जिम्मेदार मानेंगे कि भैया इसने नहीं मांगा तो तूने क्यों नहीं अपनी तरफ से ऑफर किया। सवाल यहाँ भी खड़ा होता है। वही बात आती है, बौखलाहट का समय था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो छोड़िए, ताज होटल में इनकी टीम अंदर घुसी। ताज होटल तो ऑर्गेनाइज ग्रुप है ना, कारपोरेट है, उन्होंने इनको अपने फ्लोर प्लान नहीं दिए। किसको अब दोषी मानेंगे आप? ताज को तो देने चाहिए थे, उन्होंने भी नहीं दिए थे। राइट। उनके खिलाफ तो किसी की हिम्मत नहीं होती है बोलने की। मुंह दिया है एनएसजी के खिलाफ बोल लो, पुलिस सॉफ्ट टारगेट है उसके खिलाफ बोल लो, बोल के दिखाओ रतन टाटा के खिलाफ या वेलकम ग्रुप के खिलाफ। 2 मिनट में आपके खिलाफ 200-500 करोड़ का डिफेमेशन सूट दागेंगे। मतलब हिपोक्रेसी की हद है। जो गलतियां हो गई उनको छोड़ दीजिए, आगे ये गलतियां रिपीट नहीं हुए उसका प्लान तैयार कीजिए। करेक्ट। ये बहुत जरूरी चीज है और हम इसमें भी लैग करते हैं, इसमें भी हमारी कमजोरी है। सर उस टाइम पे तो मतलब उन्हीं ऑफिशियल ने मुझे कहा था कि मुंबई पुलिस मुंबई पुलिस को भी इतने जगहों से कॉल्स आ रहे थे, कुछ फेक कॉल्स भी आ रहे थे कि यहाँ अटैक हो गया, वहाँ अटैक हो गया, और जब वो जाते थे वहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा था। तो उनके भी जितना फोर्स था वो सब जगह बिजी हो गया, ऑलरेडी एंगेज हो गया। एंड एनएसजी को आई थिंक नरीमन हाउस जाने के लिए उन्हें पुलिस वैन्स भी नहीं दी गई, वो टैक्सी वैक्सी करके वहाँ तक पहुँचे। देखिए, जब एनएसजी टीम यहाँ आई थी, क्या बोलते हैं, ताज होटल पे, तो बेस्ट की बस में आए थे। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? मेरा सवाल ये है। दूसरी चीज, आर्मी कहाँ झक मार रही थी उस समय? नेवी कहाँ पर मतलब पड़ी हुई थी? एयरफोर्स की टीम्स कहाँ पड़ी हुई थी? राइट। क्यों उनको साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ? क्यों उन्होंने अपनी यूनिट्स नहीं लगाई कि भाई एनएसजी आ रही है, चलिए साहब हम आपको लेने के लिए गाड़ियां भेज रहे हैं, हमारे लोकल लोगों को सब मालूम है। सवाल बहुत हैं, हर सवाल के साथ जुड़ा जवाब के साथ में सवाल हैं, इनके हल आज तक नहीं खोजे गए हैं। मैं जब 26/11 पे किताब लेकर के आऊंगा ना, तो मैं किताब जो है वो आर्टिकल के फॉर्म में नहीं होंगे, चैप्टर नहीं होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में ही होंगे। और इन जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, ऐसे कम से कम 1000 सवालों का जखीरा मेरे पास है जो लोग मुझसे पूछते आए हैं, उनके सबके उत्तर दूंगा मैं। बहुत सारी मूर्खतापूर्ण चीजें हैं। सच कहूं तो जिस तरह से ट्रायल चला है ना, जिस तरह से सबूत पेश किए हैं, कसाब छूट सकता था। सही, यही तो मैं कह रहा था आपसे, चांस तो उसे, होप तो होगी उसे, छूट सकता था, मैं बोल तो रहा हूं। लेकिन जज समझदार था, इसलिए वो सजा मिली है। कसाब कैसे छूट सकता था? काफी सारे उसके अंदर लकुना है।
लूपहोल्स थे। बहुत सारे लेकुना हैं। मैं अगर वो लेकुना अभी बताऊंगा तो बहुत बवाल खड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। एक हाथ कोई बताइए सर। जैसे उसका हिंदुस्तान आना, आप बताते हैं वो डिंगी बोट से आया, किसने देखा, किसने एंडोर्स किया, क्या सबूत है वो उससे आया? क्या सबूत है कि वो पहले से यहाँ नहीं था? मैं तो पाकिस्तान से आया था, घूमने आया था, पुलिस वालों ने मुझको यहाँ पकड़ लिया। तू कौन है? मैंने बोला कसाब। किधर रहता है? फलाना जगह। ये कहाँ है? पाकिस्तान में। चल भाई टेररिस्ट है। मुझे साहब ऐसे लाके जेल में बंद कर दी। क्या कर लेते आप? बनता उसके फेवर में ये मुद्दा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं अगर दस्तावेज देख करके पूरी तैयारी करके आपको बताऊं तो मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, क्योंकि वो पूरी चार्जशीट, हर चीज, पूरा जजमेंट सब मैंने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ इसी वजह से, क्योंकि मुझे उस पर किताब लिखनी है। इसमें आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एक फोटो जर्नलिस्ट ने भी, जिन्होंने कसाब का वो फोटो लिया था CST से वो निकलते हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट थे वो। आई फॉरगॉट हिज नेम। हाँ, वो उनको जब पता चला कि वो वहाँ पर अंदर घुसा है, ये सब वो सब है, तो वो भाग करके गए और अल्टीमेटली वो जो है उन्हें रोड क्रॉस करते हुए दिखाई दिया। तो उस वक्त ऊपर एक फुटओवर ब्रिज हुआ करता था, राइट। तो वो फुटओवर ब्रिज के ऊपर जा करके और उन्होंने वो चोरी से फ़ोटो खींचे थे। उस वक्त उनकी हालत इतनी ख़राब थी, उनका गवाही और बयान भी मेरे सामने ही हुआ था। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे आकर के पुलिस ने जैसे एक अच्छा काम किया था, गवाह को तो लाए, लेकिन गवाह ने जो बयान दिया उसको सर्टिफाई कैसे किया जाएगा, उसको सही कैसे माना जाएगा, है ना? तो वो एक किसी कॉरोबोरेटरी एविडेंस के साथ में उसको इस्टेब्लिश करना होता है। वो उसका एविडेंस के रूप में जिस SD कार्ड पे वो फोटोग्राफ हुए थे, सेबेस्टियन डिसूजा फोटो जर्नलिस्ट जो थे। हाँ, तो सेबेस्टियन का वो जो था आपके कार्ड, वो कार्ड जब्ती करके और उसको रखा गया था ओके। बरामदगी में। इससे कॉरोबोरेट हुआ वो कि हाँ भाई यही कसाब है। तो कहीं पे लकुना है, कहीं पे अच्छी भी चीजें हुई हैं। जैसे मैंने वो जेब में से वो निकलने वाली चीज बताई थी, और कितनी फनी है। ऐसे और भी दसियों चीज हैं। तो ऐसे कांड जो हैं, इनमें न केवल एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमांड की ज़रूरत होती है जिसको कि हम थिएटर कमांड बोलते हैं, बल्कि उसमें ऐसे हमारे पास में ट्रेंड ऑफिसर्स होने चाहिए जिनको कि इस तरह की चीज़ों पे काम करने का अनुभव हो। हमारे पास तो 26/11 के पहले तक निगोशिएटर नहीं थे ठीक से। हमारी IC 814 का जो अपहरण कांड हुआ था, उस वक्त निगोशिएटर कौन थे? हमारे ये फालतू के ये ऑफिसर्स, जिनको उस चीज़ की ट्रेनिंग ही नहीं मिली हुई है। आज हमारे बच्चे जो हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो लोग उनके साथ निगोशिएट करेंगे तो उनका लेवल अलग होगा। पर ये तो अब हो रहा है, तब नहीं तैयारी थी वो। ये बहुत अफसोसनाक चीज़ है कि हमने 26/11 जिस तरीके से डील किया। इनफैक्ट आर्मी का भी एक यूनिट था, उसे TDS कहा जाता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। TSD, राइट, TSD बहुत पहले डिसबैंड, उसे तो डिसमेंटल कर दिया गया, जबकि वो ऐसे ही कामों के लिए एक यूनिट बनाया गया था। नहीं, वो ऐसे कामों के लिए नहीं था। वो इंटेलिजेंस का ही यूनिट था ना? इंटेलिजेंस का था, लेकिन वो इन कामों के लिए नहीं था। हाँ, मतलब इस चीज़ के लिए नहीं, बट एक इंटेलिजेंस यूनिट था जो तीनों जगहों से जो टेररिस्ट घुस रहे थे उन पे अटैक कर रहा था, उनके बारे में इंटेलिजेंस निकाल रहा था, ऐसा कुछ था। उनका काम टेरर एक्टिविटीज को इंडियन सॉइल या आउट ऑफ इंडियन सॉइल्स कहीं भी न्यूट्रलाइज करने का था। राइट। उसके बारे में ज़्यादा मत पूछिए, वो बहुत ही अलग किस्सा है, उस पर कभी अलग कहानी करेंगे। श्योर। एक लास्ट चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है इस पॉडकास्ट के लिए, इंडिया ने कभी रिटेलिएट क्यों नहीं किया पाकिस्तान के अगेंस्ट? पाकिस्तान पे हमला करने की बात, देखिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि मरे हुए को नहीं मारते। ठीक है, पाकिस्तान वो मुल्क है जो अपनी हताशा में हिंदुस्तान के साथ जो भी करता है ना,
उसके पीछे के दो कारण हैं। एक तो वो हिंदुस्तान से बहुत सारी चीज़ों के लिए बदला लेना चाहता है। दूसरा ये है कि जो वो खुद नहीं कर पाया वो करते हुए जब हिंदुस्तान को देखता है तो उसके मन में हताशा होती है। बांग्लादेश बनवाने के मतलब पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान तोड़ देने के जो इंदिरा गांधी का एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, उससे वो आज तक बौखलाया हुआ है और उसका बदला लेने के लिए वो हमेशा उतावला रहता है। ये भी जो बांग्लादेश में सारी गतिविधियां हुई हैं अभी पिछले दिनों, उसमें आईएसआई का बहुत बड़ा रोल है, अमेरिका का भी रोल है और भी एक दो बड़े कंट्रीज़ का रोल है। चाइना उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो आप जो जियो पॉलिटिक्स की जो बात करते हैं वो उसका बड़ा पार्ट है। करेक्ट। तो क्यों आईएसआई या क्यों पाकिस्तान आर्मी या क्यों पाकिस्तानी जो हुक्मरान हैं वो बांग्लादेश से बदला लेना चाहते हैं? क्योंकि वो तो मानते हैं ना कि तुम हमारे से टूट करके गए हिंदुस्तान के उसके चक्कर में, तो तुम तो हमारे दुश्मन हो ही, भले ही मुसलमान हो। तो वो एक मुद्दा है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका जो है अपने कब्जे में बनाए रखना चाहता है, और वो तभी उनके कब्जे में रहेगा जब वो हिंदुस्तान से लड़ता रहेगा। जैसे ही हमारी दोनों की दोस्ती हुई, भारत का जो उपमहाद्वीप का पूरा सामरिक और कहना चाहिए कि गणित है, यहाँ की जो ताकत का जो गणित है वो पूरा बदल जाएगा, पूरे विश्व का बदल जाएगा। जैसे ही हिंदुस्तान पाकिस्तान हाथ मिलाते हैं, आसपास का कोई भी देश, चाहे अफगानिस्तान हो, भूटान हो, ये हो, वो हो, श्रीलंका हो, ये लोग सब जो हैं वो शांत हो जाएंगे और वो हमारे साथ आएंगे फिर। और उसके साथ में ये होगा कि पैसिफिक ओशन का और इस तरफ का जो भी पावर सेंटर है वो इंडिया ही होगा। Correct. फिर तो फिर उसके बाद में वर्ल्ड में 3 पावर सेंटर होंगे, या अभी तक जैसे 5 माने जाते हैं तो छठा एक और होगा, है ना, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है। ऐसे छठा हिंदुस्तान होगा और बहुत पावरफुल होगा। उसके पीछे की एक बड़ी वजह है, हम आपस में लड़ते रहते हैं तो हमारी बहुत सारी ताकत, पैसा, ह्यूमन रिसोर्सेस वो खर्च हो जाते हैं आपस में लड़ने में। फिर वो सेव होने लगेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा? प्रॉस्पेरिटी होगी। हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो हम ज़्यादा बेहतर हथियार रखेंगे, हम ज़्यादा बेहतर हथियार लाएंगे, हमारे ब्रेन ज़्यादा फर्टाइल होंगे, ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा हम कमाएंगे, हम उन लोगों से ज़्यादा बेहतर स्थिति में और हालात में आ जाएंगे। इन सब चीज़ों को तोड़े रखने के लिए अमेरिका लगातार कोशिशें करता है और ये उसका नतीजा है। पाकिस्तान पे अगर हमने हमला कर दिया होता तो जो अमेरिका और चाइना चाहता है वो हो जाता, कि हम इस तरीके से लड़ के उलझ करके और आपस में ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान में तो वैसे भी सिरफिरे लोग हैं, उनको तो न्यूक्लियर बटन पे उंगली रखने की देर है ना। फिर उनको हराना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, उस टाइम पे भी हम कर सकते थे। आपको पता है उसके पहले कितने सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए? होते होंगे, आई एम श्योर होते होंगे, बट उसे एक इंटरनेशनल इशू क्यों नहीं बनाया गया उस टाइम पे, इसलिए नहीं करने के बनाया बाद भी? जाता क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक जो है, जैसे कभी भी किसी आदमी का ऑपरेशन एक ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है, गोपनीय रूप से किया जाता है, वहां पे उनकी फैमिली मेंबर्स को भी नहीं रहने दिया जाता। क्यों? अरे हाय तौबा मच जाएगी भाई, हमारे आदमी का तुम चीर दिए, का किए भैया, डॉक्टर साहब तुम तो बहुत राक्षस हो, ये हो। भाई वो अपना काम कर रहा है ना। क्या होता है जब आप फॉरेन सॉइल पे कोई ऑपरेशन करते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। सर्जिकल स्ट्राइक इसीलिए शब्द है कि एक छोटा सा जा कर के एक कट मारा और अपना काम करके वापस लौटा है। इसके पहले करीब करीब 58-60 सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई हैं। भाई साहब पूरा का पूरा पंजाब का जो टेररिज्म है वो सर्जिकल स्ट्राइक से ही ख़त्म हुआ है। मैं सलाम करता हूँ हमारे हिंदुस्तान के उन पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स को जिन्होंने गिल साहब की सदारत में ये लड़ाई लड़ी। और वो लोग पाकिस्तान की जो आर्मी की जीप होती है और उनके जो कपड़े होते हैं वो पहन करके और अंदर जाया करते थे पाकिस्तान में 150 किलोमीटर अंदर, इतना अंदर, और इतना डीप पेनिट्रेट करके वहाँ से सिख टेररिस्ट को उठा के लाके अपने यहाँ पाकिस्तान से ला करके हिंदुस्तान में पंजाब के अंदर मारते थे। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो सरकार के लोग साले मूर्ख हैं।
छद्म राष्ट्रवाद और जबरन उसका हल्ला हंगामा करने के लिए इन्होंने ये किया, उरी और ऑपरेशन बंदर और ये वो सब चीज़ें। ज़रूरत ही नहीं होती इन सब चीज़ों की। आप अपना काम कीजिए, ख़त्म कीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए की जाती हैं, ऐसे की जाती हैं, कानो कान किसी को खबर ना पड़े। मैं जानता हूँ ऐसे कई पंजाब के बंदों को जो उस वक्त सिविलियंस थे या खुद टेररिस्ट थे। बाद में उन्होंने जो पंजाब पुलिस है उनके साथ ऑपरेशन करने शुरू किए और वो लोग जा करके वहाँ मार करके आ जाया करते थे। अपने साथ में अनमार्क्ड वेपनरी लेकर के जाते थे और वहाँ ठोक करके आ जाते थे। क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने। अरे भाई साहब, हमने तो बांग्लादेश से एक नागा जो टेररिस्ट चीफ था उसको किडनैप किया और उसे किडनैप करने के बाद में उसको एक ट्यूब के ऊपर, ट्रक का जो ट्यूब होता है फूला हुआ, उसके ऊपर बांधा और अगेंस्ट द रिवर फ्लो उसको तैर करके हमारे जवान जो हैं आर्मी इंटेलिजेंस के उसको लेके इंडिया आए और उसको यहाँ अरेस्ट दिखाया। हमने वो स्ट्राइक्स किए हैं। ये सब कुछ नहीं है, बच्चा वाली चीज़ें हैं। इसलिए इसके सबूत मांगती है दुनिया भर की प्रेस, दुनिया भर के पॉलिटिशियन कि आपने जो किया वो सही था भी कि नहीं, हमको वो बताओ। स्ट्राइक्स हुए हैं, अच्छे हुए हैं और बहुत ये सब चलता रहा है। पहले की सरकारों को ये सब चीज़ें बताने का शौक़ नहीं था। वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसके क्या डिप्लोमेटिकल इश्यूज़ खड़े होते हैं, वो सब होते हैं, उनसे वाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया। ये नई सरकार आई थी और आपको पता है कि नया मुल्ला जो है ज़रा ज़ोर से ही मांग देता है, नमाज करता है। उसने भी, इन लोगों ने भी वही किया, जबरन में इसको हल्ला हंगामा किया और इसके बारे में प्रचार किया। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आर्मी के जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं वो अंधेरे में होने चाहिए, अंधेरे की चादरों के पीछे ही छुपे रहने चाहिए हमेशा के लिए। 26/11 के बाद में हमने स्ट्राइक्स किए थे इस तरह के। 26/11 के बाद में कई हुए। बदला लेने के लिए 26/11 का बदला तो लिया ही जाता है, वो छोड़िए। जब हमारे कई जो जवान हैं उनके सिर काट करके और उनको ऐसे सजा दिया था पाकिस्तानी टेररिस्ट ने, और कुछ टेररिस्ट हमारे जवानों के सिरों से फुटबॉल खेलते हुए उनके फोटो और वीडियो आए थे, इसका बदला हमने बखूबी अंदर घुस के लिया था। और न केवल आतंकवादियों को मारा था बल्कि हमने बैट्स को भी मारा था। जो पाकिस्तान की स्ट्राइकिंग फोर्स है, बैट कहते हैं जिसे, हमने उनके लोगों को भी मारा था। और क्यों नहीं मारेंगे, बदला लेना चाहिए, लेकिन इस तरह के बदले लेने में अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। एक वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट या एक डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट होने के नाते और इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि ये चीज़ें निश्चित तौर पे बदला लेने की चीज़ होनी चाहिए, परंतु बदला जो है घृणा के रूप में सामने नहीं आना चाहिए। राइट। डेड बॉडीज आप म्यूटिलेट नहीं करते, आप मरने के बाद में दुश्मन को भी सम्मान देते हैं। वो तो अपने देश के लिए काम कर रहा है ना। टेररिस्ट अपने देश के लिए नहीं काम कर रहा है, आप उसको मारो, उसके साथ जो करना है करो। सो थैंक यू सो मच एक और कॉन्वर्जेशन के लिए। जैसे मैंने पिछले 2 कॉन्वर्जेशंस में कहा था कि शायद आपके साथ में 1 घंटा 2 घंटे का कॉन्वर्जेशन बहुत छोटा है, लंबे कॉन्वर्जेशंस आपके साथ में करने हैं और बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी है। इनफैक्ट आपने कई सारी मुझे ऑफ द कैमरा चीज़ें बताई है जिसके ऊपर एक, अगर हम रिकॉर्ड करते तो अलग से 4था पॉडकास्ट भी हो जाता था, पर उन सब चीज़ों के बारे में करेक्ट टाइम आने पे हम बात करेंगे। बट सर, थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्जेशन के लिए, इतना सारा अननोन नॉलेज लोगों को देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया, बुलाया और आपसे बात करके बहुत आनंद हुआ, मज़ा आया। और विश्वास करता हूँ कि जितनी सारी बातें हम लोगों ने की है और इस आवारगी और इस मुसाफिरी का मज़ा जो है, हमारी बातों की जो हमारी एक जर्नी है, सफ़र है, उसका मज़ा बाकी भी सब लोग खूब लेंगे। और विश्वास करता हूँ कि आप और आपकी टीम जो है बहुत अच्छा करेंगे। आपको बहुत सफलता के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सर, गुड बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू फॉर कॉलिंग मी।